डिटरमाइंस ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। तो हमारा जो ट्रेडिंग एंड P&L है, क्योंकि दोनों एक साथ ही बनते हैं, तो जब आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हो तो या तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट निकलता है या तो ग्रॉस लॉस निकलता है, और जब आप प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाते हो उसके ठीक बाद तो उसमें या तो आपका नेट प्रॉफिट निकलता है। अब वो सारी इंफॉर्मेशन थ्रू आउट द ईयर अकाउंटिंग करके कलेक्ट की जाती है और उन सबको कलेक्ट करके एक जगह पर रखा जाता है जिस जगह का नाम है ट्रायल बैलेंस। एक आता है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसमें बड़ी ही दिक्कत होती है बच्चों को, मतलब बहुत बार मैंने देखा है कि ये वाला ना हमेशा पंगा करके जाता है। कोई प्रॉब्लम है ही नहीं इसमें, मैं सिंपल सा बता दूं, ध्यान रखना। रेवेन्यू रिसीट ये भी बता दिया, जिसका आपके एसेट के ऊपर या आपकी लायबिलिटी के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। डायरेक्ट एक्सपेंस क्या है? किसी भी प्रोडक्ट जो तुम्हारे बिजनेस में आया है उसमें जो खर्चे सामने सामने दिख रहे हैं, तुमको सामने सामने डायरेक्टली दिख रहे हैं, उसी को बोलते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। 2 ओपनिंग स्टॉक कितना? 1,50,000। ये मैंने कर दिया 1,50,000। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल एंड योर वन एंड ओनली अकाउंटेंसी। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर के बारे में, एंड द चैप्टर दैट हैज बीन अ पेन पॉइंट फॉर द स्टूडेंट्स, ऑल्सो द महंगा चैप्टर। एक ऐसा चैप्टर जिसमें सबसे महंगा क्वेश्चन, यानी हाईएस्ट मार्क्स में, जो आपके एग्जाम में जो वेटेज होती है उसमें हाईएस्ट मार्क्स में ये क्वेश्चन आपको इस चैप्टर में से देखने को मिलने वाला है। ठीक है, चैप्टर हैज बीन डिवाइडेड इनटू 3, यानी जिसके बारे में बात करेंगे इसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। द पहला इज ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा इज प्रॉफिट लॉस अकाउंट एंड तीसरा इज बैलेंस शीट। अब इन 3 का नाम लेने के बाद आई एम श्योर तुम समझ चुके हो कि मैं किस चैप्टर के बारे में बात कर रहा हूं। चैप्टर कौन सा है हमारा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप विदाउट एडजस्टमेंट, है ना। तो आज हम बात करेंगे इनके इंट्रोडक्शन के बारे में, जो कि फंडामेंटल्स है, जो कि बेसिक्स है, जो कि बुनियाद है। इसके बिना काम नहीं बनेगा। एग्जाम में आपके विद एडजस्टमेंट आएगा, लेकिन यहां से आप सीखोगे कि वो क्वेश्चंस कैसे होंगे, क्योंकि फंडामेंटल्स तो की है ना भाई, फंडामेंटल्स के बिना तो कुछ होगा ही नहीं, है ना। तो आज हम इसको शुरू करने वाले हैं और आज की क्लास में, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रेडिंग अकाउंट में। बाय द एंड ऑफ द वीडियो आपको ट्रेडिंग अकाउंट में कोई दिक्कत नहीं रहने वाली है। दिस इज माई गारंटी टू यू। ठीक है, लेकिन मैं कितनी गारंटी दे लूं, मैं कितना ही पढ़ा लूं, मैं कैसे ही नोट्स ले आऊं, मैं कैसे ही कंटेंट ले आऊं, दैट इज ऑल गोइंग टू बी अ वेस्ट। सर ये क्या बकवास कर रहे हो, वेस्ट बोल रहे हो यार हमारी पढ़ाई को? हाँ, वेस्ट ही है। इसलिए वेस्ट है क्योंकि मैं कुछ भी कराता रहूं, अगर तुम नहीं कर रहे हो अपने साथ, अभी तुम्हारे बगल में कॉपी किताब नहीं है, किताब रख देते साइड में, कॉपी नहीं है, पेन नहीं है, कॉपी पेंसिल अगर नहीं है ना, तो ये देखना ना देखना ना बराबर ही है ऑलमोस्ट। जब सामने कॉपी लेके बैठोगे, हाथ में पेन होगा, पेंसिल होगी, तो साथ के साथ अपने शॉर्ट नोट्स बनाओगे, कैसे याद रहे, क्योंकि लिखने से ना मेमोरी मसल बिल्ड होती है। आपको बार बार देखोगे, खुद से करके लिखोगे ना, क्योंकि अभी तो आप देख लोगे और टू अ सर्टेन लेवल आपको लग भी जाएगा कि भाई हाँ ठीक है आ गया समझ में, लेकिन बाय द टाइम जब वो टाइम आएगा तब आपके दिमाग से सब स्किप हो चुका, क्योंकि तुमने लिख के नहीं देखा। तो कॉपी पेन लेके बैठना, शॉर्ट नोट्स बनाते रहना। ठीक है, कोई भी दिक्कत परेशानी हो, जो कि आई एम श्योर नहीं होगी, तो कमेंट में बता देना, सो दैट अकॉर्डिंगली वीडियोस बनाई जाए आपके लिए, क्योंकि इसका सेकंड पार्ट आने वाला है। अगर कमेंट में आपको मुझे पता चल गया कि भाई यहाँ पर दिक्कत हुई है आपको, तो अगली वीडियो में पहले आपके डाउट से स्टार्ट कर लेंगे। प्रॉब्लम क्या है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, देखो कम्युनिकेशन तो करना पड़ेगा। अरे बात समझे? तो चलो बिना किसी देरी के आज हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर की पहली क्लास, विच इज ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, तो ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में जानने से पहले थोड़ा सा इसके बेसिक्स जान लेते हैं, इस चैप्टर के बारे में जान लेते हैं, चैप्टर में क्या क्या आपको देखने को मिलने वाला है उसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के नाम पे, जैसे कि अपने आपको अपने नाम से ही डिफाइन कर रहा है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट मतलब क्या है? अकाउंट्स है। फाइनेंशियल मतलब पैसे से रिलेटेड है ना। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में क्या है? इट रेफर्स टू द स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड टू डिटरमाइन द फाइनेंशियल पोजीशन, या फिर प्रॉफिट और लॉस भी कह लो आप, क्योंकि प्रॉफिट लॉस ही तो फाइनेंशियल पोजीशन है। तुम्हारी जेब में जो पड़ा हुआ पैसा है वही तो बताता है कि तुम्हारी हालत कैसी है। बोलते ना कि यार भी फाइनेंशियली थोड़ी सी ना कंडीशन ठीक नहीं चल रही है, यार भाई ये बंदा फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग है। तो मतलब पैसा, प्रॉफिट, तुम्हारे कंपनी के बारे में अगर तुम्हारी बात करूं तो तुम्हारी जेब में कितना पैसा पड़ा है वो तुम्हारी फाइनेंशियल पोजीशन को डिफाइन करता है। ऐसे जो कंपनीज है उनकी फाइनेंशियल पोजीशन को कौन डिफाइन करता है? उनका होने वाला प्रॉफिट, उस कंपनी की एसेट्स, उस कंपनी की लायबिलिटीज। ठीक है, यही है।
तो ये हर साल के एंड में बनाए जाते हैं ताकि कंपनी की ओवर द ईयर, थ्रू आउट द ईयर कैसी परफॉर्मेंस रही और एंड रिजल्ट क्या आया है उसको बताया जा सके, कंपनी ने कुछ अच्छा करा है या कंपनी ने कुछ खराब करा है, सिंपल है ना। फिर उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड्स, क्या क्या इंक्लूड करता है ये मैं स्टार्टिंग में आपको बता चुका हूं, 3 चीजें, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, ठीक है। तो ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शोज प्रॉफिट और लॉस, ये दोनों एक साथ ही बनते हैं। अभी जैसे जैसे आप धीरे धीरे करोगे, अभी आप तो हम एक एक करके बात करेंगे, फिर बाद में आपको ये भी बताऊंगा कि एक साथ कैसे बनाए जाते हैं, ठीक है। तो ट्रेडिंग एंड P&L एंड बैलेंस शीट, बैलेंस शीट शोज अ सर्टेन लायबिलिटी एज ऑन द डेट, यानी कंपनी के पास कितनी लायबिलिटी है, कंपनी के पास कितनी उधारी है। दे आर एंड प्रोडक्ट ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस मेड फ्रॉम ट्रायल बैलेंस। समझो जरा, आपने जब 11th क्लास में अपनी अकाउंटेंसी शुरू की थी ना, तो आपने सबसे पहले बात की थी आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, फिर बात की थी रिकॉर्डिंग की, है ना, और ऐसी प्रोसेस चली थी, आपको याद होगा अकाउंटिंग प्रोसेस, याद है। स्टार्टिंग में आपको पहले चैप्टर में सिखाई गई थी ये बात, है ना। तो वहां पर क्या था, अकाउंटिंग स्टार्ट होती है आइडेंटिफाइंग से, जो कि एक प्रैक्टिकल प्रोसेस नहीं है, मेजरिंग से प्रैक्टिकल प्रोसेस नहीं है, लेकिन रिकॉर्डिंग पहली प्रोसेस है। फिर रिकॉर्ड करते हैं, रिकॉर्डिंग के बाद क्या करते हैं, समराइज करते हैं, एनालाइज करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं और कम्युनिकेट करते हैं। तो ये सारे जो तामझाम है ना, इसी के लिए है। तो जब हम बात करें ना कम्युनिकेटिंग विद यूजर्स, यहीं से रिजल्ट निकल के आता है कि कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो कंपनी को फायदा हो रहा है, कंपनी को नुकसान हो रहा है, कंपनी की माली हालत कैसी है, ये सब कहां से पता चलेगा, इन अकाउंट से पता चलेगा। ये फाइनल है, तो ये आपको एंड प्रोडक्ट देते हैं जिसके लिए आप काम कर रहे हो। पूरे साल अकाउंट इसलिए मेंटेन किया जाता है कि एट द एंड ऑफ द ईयर ये पता चल सके कंपनी को फायदा हुआ, कंपनी को नुकसान हुआ, कंपनी की कितनी एसेट्स है, कंपनी की कितनी लायबिलिटीज हैं, ठीक है। इसलिए कहा जा रहा है कि ये एंड प्रोडक्ट है, यहां से जो निकल के आता है वो क्या है, एंड प्रोडक्ट निकल के आता है, ठीक है। अब बात करते हैं आज हमारी जो पहली क्लास जिसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, वो क्या है, हमारा ट्रेडिंग अकाउंट। तो ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में थोड़ा सा डीपली समझते हैं और जानते हैं इसको। देखो, ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट ऑल्सो थोड़ा सा बस डिटरमाइंस ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। तो हमारा जो ट्रेडिंग एंड P&L है, क्योंकि दोनों एक साथ ही बनते हैं, तो जब आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हो तो या तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट निकलता है या तो ग्रॉस लॉस निकलता है, और जब आप प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाते हो उसके ठीक बाद तो उसमें या तो आपका नेट प्रॉफिट निकलता है या तो नेट लॉस निकलता है, ठीक है। इसके बाद डिटरमाइंस नेट प्रॉफिट नेट लॉस, जो मैंने आपको बता दिया। व्हाई इट इज मेड, आपको क्या लगता है क्यों बनाया जाता है? इसलिए बनाया जाता है ताकि कंपैरिजन किया जा सके, कंपैरिजन विद द प्रीवियस ईयर्स प्रॉफिट और लॉस, कि पिछले साल क्या हाल था भाई हमारा, उससे कुछ बेहतर हुआ है या कुछ और बिगड़ गया है। तो हर साल अकाउंटिंग की जा रही है और पर्पस एक ही है, पर्पस ये है कि हर साल की जो परफॉर्मेंस को एक साल को दूसरे साल से कंपेयर किया जा सके। जैसे कि आपका रिजल्ट होता है ना, आप कंपेयर कर लेते हो ना, हर साल रिजल्ट निकल रहा है तो आप कंपेयर करते हो कि यार मेरे 10th में तो इतने अच्छे मार्क्स आए थे, 11th में थोड़े कम कैसे रह गए, यार मेरे 11th में तो 10th से भी अच्छे मार्क्स आए थे। व्हाट यू डूइंग हियर, यू आर कंपेयरिंग, है ना। तो वो कब हो सकता है, जब एक सेम चीज हर साल फॉलो होगी, हर साल सेम चीज की जा रही है। तो सेम यहां पर है, हर साल डेटा कलेक्ट किया जा रहा है, उसको प्रोसेस किया जा रहा है, एक एंड रिजल्ट निकाला जा रहा है और उसे हम कंपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट, रिजर्व्स आर क्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट सो टू मीट फ्यूचर अनसर्टेनिटीज एंड स्ट्रेंथन फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द फर्म। कंपनी को प्रॉफिट हो रहे हैं, वहां से कंपनी जो प्रॉफिट में से कुछ पैसा साइड में रख ले रही है कि अगर कंपनी को कभी जरूरत पड़ी तो ये पैसा काम आएगा। तो फाइनेंशियल पोजीशन को और स्ट्रेंथन कर देना और सुधार देने के लिए इसका यूज किया जा रहा है, राइट। नेक्स्ट आता है हमारा बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में बहुत सिंपल से अगर भाषा में आपसे बात करूं तो बैलेंस शीट इज नथिंग बट अ स्टेटमेंट दैट शोज 3 चीजें, कैपिटल, एसेट एंड लायबिलिटी। किसी भी कंपनी के पास कितनी कैपिटल है, उसके पास कितनी एसेट्स हैं और उसके पास कितनी लायबिलिटीज है, इन तीनों का कॉम्बिनेशन बनाता है बैलेंस शीट, ठीक है। क्या है देखो, इट डिटरमाइंस द फाइनेंशियल पोजीशन। अब किसी की भी फाइनेंशियल पोजीशन, माली हालत आप कैसे पता करते हो, उसके पास कितनी एसेट्स हैं, उसके पास कितनी उधारी है, ठीक है, कितनी कैपिटल है, इससे तो पता चलता है। आप अपने दोस्त को देख लो, तुम क्या देखते हो कि यार इसके पास इतना बढ़िया फोन है, यार इस बंदे के पास बाइक है, यार इसके घर में ये लगा, उसके घर में वो लगा है, तो तुम्हें लगता है ना कि यार इसके पास इतनी सारी एसेट्स हैं, तो पता चल जाता है कि हाँ यार ये बंदा अमीर घर से है, ठीक है। वहीं एक दोस्त है जिसके ऊपर उधार चढ़ा हुआ है, तो तुम्हें पता चल जाता है यार इसके ऊपर इतना उधार चढ़ा हुआ है, तो इसकी जो फाइनेंशियल पोजीशन है अच्छी नहीं है। आ रही हो समझ में? तो एसेट्स और लायबिलिटीज क्या बनाती है, बताती है किसी की भी फाइनेंशियल पोजीशन, सेम इन केस ऑफ कंपनी, ठीक है। नेक्स्ट,
कंपैरिजन विद प्रीवियस ईयर, आप पिछले साल के फाइनेंशियल पोजीशन को इस साल के साथ कंपेयर कर सकते हो बैलेंस शीट में, यानी पिछले साल कितनी एसेट्स कैपिटल और लायबिलिटी थी, इस साल कितनी एसेट्स कैपिटल और लायबिलिटी, आप कंपेयर कर सकते हो एक साल को दूसरे साल के साथ, ठीक है। नेक्स्ट, डिटरमाइन सॉल्वेंसी पोजीशन ऑफ द बिजनेस। सॉल्वेंसी पोजीशन का मतलब क्या है कि कंपनी कितनी काबिल है अपना उधार चुकाने में, कंपनी कितनी काबिल है अपना उधार चुकाने में। तो कंपनी की जो एबिलिटी टू पे बैक इट्स डेब्ट इज कॉल्ड इट्स सॉल्वेंसी। तो इससे पता चल जाता है कंपनी के पास जितनी कैपिटल है, जितनी एसेट्स है, वही दिखाता है कि कंपनी कितना अफोर्ड कर सकती है उधार चुकाना, ठीक है, दैट इज इट। फिर अब इन सब को बनाने के लिए आपको साल भर की इंफॉर्मेशन चाहिए। आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाना चाहते हो, आप प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाना चाहते हो, आप बैलेंस शीट बनाना चाहते हो, उन सबको बनाने के लिए आपको डेटा चाहिए होगा, आपको इंफॉर्मेशन चाहिए होगी। अब वो सारी इंफॉर्मेशन थ्रू आउट द ईयर अकाउंटिंग करके कलेक्ट की जाती है और उन सबको कलेक्ट करके एक जगह पर रखा जाता है जिस जगह का नाम है ट्रायल बैलेंस। यानी थ्रू आउट द ईयर जितने भी अकाउंट्स बनाए जाते हैं, आपने लेजर तो पढ़ा है, लेजर वाले में आप क्या कर रहे थे, जर्नल के बाद जितने भी नाम आते थे उन सबके अकाउंट्स बनाते थे। अब उन सारे अकाउंट्स के ओपनिंग बैलेंसेस को यहां पर ले जाकर रख दिया जाता है जहां पर क्या है, ट्रायल बैलेंस। जो वहां का क्लोजिंग है वही उसके अगले साल के लिए ओपनिंग बन जाता है। तो वहां के जो क्लोजिंग बैलेंसेस कह लो आप, या एट द सेम टाइम आप उसको ओपनिंग बना देते हो, तो वहां के जो ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस है उन्हीं को ट्रायल बैलेंस में इकट्ठे किया जाता है, विच इज नथिंग बट सोर्स ऑफ प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो डेटा वहां पर कलेक्ट हुआ है, जितने भी अकाउंट बने उन सबका डेटा वहां पर कलेक्टेड है और वहां से उठाकर बैलेंस शीट में, ट्रेडिंग अकाउंट में, पीएल अकाउंट में डाला जाता है। अरे बात समझ में, क्योंकि हवा में तो नहीं बनेगा, इसको बनाने के लिए डेटा चाहिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए। वो इन्फॉर्मेशन तुम्हें कौन देता है, ट्रायल बैलेंस देती है। आई बात समझ में, फाइन। तो ट्रायल बैलेंस से आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाने को मिलता है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाने को मिलता है और बैलेंस शीट बनाने को मिलती है। ये दोनों क्या बनाते हैं, ट्रेडिंग और पीएल में जो डेटा आता है वो रेवेन्यू बाय नेचर होता है। ट्रेडिंग एंड पीएल में आपके खर्चे हो रहे हैं, आपके इनकम हो रही है, रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, लेकिन ये सारे रेवेन्यू नेचर के होते हैं। अभी रेवेन्यू और कैपिटल नेचर क्या है मैं अभी बताऊंगा आपको, थोड़ी सी देर में बता रहा हूं बस अभी, है ना। और नेक्स्ट आता हमारा बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में जितनी भी चीजें होती हैं वो सारी कैपिटल नेचर की होती हैं। किस नेचर की होती है, कैपिटल नेचर की होती है। चलो अब यहां पर कुछ टर्म्स आएंगी, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है, कैपिटल रिसीट्स एंड रेवेन्यू रिसीट। कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसीट, रेवेन्यू रिसीट। इनको समझने से पहले मैं आपको एक छोटी सी बात समझाता हूं, तुम्हें इसमें कोई दिक्कत आएगी ही नहीं, ध्यान से सुनना। मैं यहां पर थोड़ा सा स्पेस क्रिएट करता हूं, ठीक है। चलो एक बार यहां देखना जरा, दो हेड्स निकाल रहा हूं मैं, एक हमारा यहां से, एक मैं निकाल रहा हूं रेवेन्यू और एक मैं निकाल रहा हूं कैपिटल, ठीक है। अब रेवेन्यू और कैपिटल समझ लो तो इसके आगे चाहे एक्सपेंडिचर लग जाए चाहे पे रिसीट लग जाए, तुम्हें दोनों ही क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अगर किसी भी खर्चे या किसी भी इनकम से तुम्हारी एसेट पे फर्क पड़ जाए या तुम्हारी लायबिलिटी पे फर्क पड़ जाए, थोड़ा सा क्लियर करते हैं, ठीक है। अगर किसी भी एक्सपेंडिचर से तुम्हारी एसेट अफेक्ट हो जाए या फिर तुम्हारी लायबिलिटी अफेक्ट हो जाए तो वो क्या होगा, वो होगा कैपिटल एक्सपेंडिचर या कैपिटल रिसीट। कैसे, अभी थोड़ा डिटेल में बताऊंगा। किसी भी खर्चे से, खर्चा एक्सपेंडिचर है और रिसीट इनकम में, मतलब पैसा आ रहा है, तो किसी भी इनकम से या किसी भी खर्चे से तुम्हारी ना तो एसेट अफेक्ट हो और ना ही तुम्हारी लायबिलिटी अफेक्ट हो, उस केस में ये तुम्हारा कहलाएगा क्या, ये तुम्हारा कहलाएगा रेवेन्यू रिसीट। देखो ध्यान सुनना जरा, ना तो एसेट पे फर्क पड़े ना ही लायबिलिटी पे फर्क पड़े, तो ये किस कैटेगरी में जाएगा, ये जाएगा रेवेन्यू की कैटेगरी में। लेकिन अगर तुम्हारी किसी भी खर्चे से या किसी इनकम से ना, या तो तुम्हारी एसेट पे फर्क पड़ रहा हो या तो तुम्हारी लायबिलिटी पे फर्क पड़ रहा हो, तो वो किस में जाएगा, अंडर दी नेचर ऑफ कैपिटल। अब मैं इसका छोटा सा एग्जांपल देता हूं। खर्चे हैं, खर्चा मतलब तुम्हारी जेब से पैसा जा रहा है। अब जेब से पैसे जाने के दो इफेक्ट होंगे। पहला इफेक्ट कि मान लो कि मैंने किसी को 10,000 रुपए दिए, लेकिन मैंने एक ऐसे बंदे को दिए जो बंदे सामने से कुछ दे रहा है। जैसे कि मान लो मैं एक फर्नीचर खरीद के लाया, तो मेरी जेब से पैसा गया,
लेकिन खर्चा तो हुआ, बदले में मेरे को एक एसेट भी आई है। तो हुआ क्या कि एक्सपेंस तो हुआ लेकिन बदले में एक एसेट भी बढ़ी है। तो ये किस नेचर का हुआ? ये हुआ कैपिटल नेचर का। किस नेचर का हुआ? कैपिटल नेचर का हुआ। दूसरा, ध्यान सुनो, मैंने खर्चे की बात की है ना। मान लो मैंने किसी को पेमेंट करी और बदले मेरी लायबिलिटी भी कम हो गई, यानी मैंने अपना पैसा दिया लेकिन बदले मैंने उधार चुकाया। खर्चा हुआ, बदले मेरी लायबिलिटी पे भी फर्क पड़ा, यानी मेरी लायबिलिटी भी कम हुई। तो ये किस में आएगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर में। किस में आएगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर में। एक ऐसा खर्चा, ध्यान से सुनना आप जरा, एक ऐसा खर्चा जो तुम्हारी एसेट को बढ़ा दे या तुम्हारी लायबिलिटी को कम कर दे। जेब से पैसा जाए लेकिन बदले में या तो एसेट बढ़ रही हो या तो लायबिलिटी कम हो रही हो, इसे बोलेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्या बोलेंगे? कैपिटल एक्सपेंडिचर। सेम इसी तरीके से आप रिसीट के लिए कर सकते हो। रिसीट में पैसा आता है, रिसीट में पैसा आता है। अगर पैसा आ रहा है और बदले में कोई एसेट जा रही है, अगर पैसा आ रहा है और बदले में कोई एसेट जा रही है, जैसे मान लो मैंने अपना फोन बेच दिया, मैंने अपना ये फोन बेच दिया अगर, तो मेरे पास पैसा तो आएगा लेकिन मेरी एसेट भी जाएगी। पैसा आएगा लेकिन एसेट भी जाएगी, तो ये क्या कहलाएगा? कैपिटल रिसीट। क्या कहलाएगा? कैपिटल रिसीट। और अगर मैंने तुमसे 10,000 रुपये उधार ले लिए तो पैसा तो आया लेकिन बदले में लायबिलिटी भी बढ़ गई, लायबिलिटी भी बढ़ गई। तो ऐसे रिसीट जिसकी वजह से या तो एसेट कम हो रही हो या तो लायबिलिटी बढ़ रही हो, उसे कैपिटल रिसीट कहेंगे। ध्यान रखना, रिसीट में पैसा आ रहा है और एक्सपेंडिचर में पैसा जा रहा है, लेकिन बोथ द केसेस में क्या हो रहा है? या तो एसेट पे फर्क पड़ रहा है या तो लायबिलिटी फर्क पड़ रहा है। तो जिनका एसेट और लायबिलिटी फर्क पड़ेगा वो कैपिटल कैटेगरी के होते हैं। किस कैटेगरी होते हैं? कैपिटल कैटेगरी के। लेकिन अगर दूसरी तरफ बात करूं, इसका उल्टा, कि पैसा जा तो रहा है लेकिन बदले में कुछ आ भी नहीं रहा है और लायबिलिटी भी कम नहीं हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, पेड रेंट। जिस प्रीमाइसेस में बैठा हूं रेंट पे, मैं हर महीने अपने मकान मालिक को रेंट देता हूं, तो क्या मकान मालिक ये जमीन मेरे नाम कर देगा क्या? नहीं। पैसा जा रहा है, बदले में एसेट नहीं आ रही है। पैसा जा रहा है, बदले में कोई उधार नहीं चुक रहा है, यानी पैसा भी जा रहा है, कोई एसेट भी नहीं आ रही है। पैसा जा रहा है, कोई लायबिलिटी कम नहीं हो रही। तो जहां पर पैसा जाए लेकिन बदले में ना तो एसेट कम हो, ना तो एसेट बढ़े और ना लायबिलिटी कम हो, इसे बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्या बोलते हैं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और दूसरा, रेवेन्यू रिसीट। पैसा आए, बदले में कोई एसेट भी ना जाए। जैसे मान लो मैंने तुम्हें पढ़ाया और तुमसे फी ले ली, तो मैंने पैसा लिया तुमसे, बदले में मेरा कोई सामान लिया तुमने? नहीं, एक सर्विस है जो मैंने पे करी, उसकी कंसिडरेशन वैल्यू मैंने तुमसे लिए। या फिर तुम बोलोगे कि सर उधार है, उधार भी नहीं है यहाँ पर, है ना। तो जहां पर पैसा आने पर ना तो एसेट कम हो और ना ही लायबिलिटी बढ़े, उसे बोलते हैं रेवेन्यू रिसीट। समझ में आया? तो ये ध्यान रखना, जब एसेट और लायबिलिटी अफेक्ट हो रही हैं तो वो कैपिटल बाय नेचर है, और जब एसेट और लायबिलिटी अफेक्ट नहीं हो रही है तो वो रेवेन्यू बाय नेचर। अब इसके आगे चाहे एक्सपेंडिचर लग जाए या रिसीट लग जाए, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसीट, रेवेन्यू रिसीट, हिसाब किताब यही है। समझ में आया? बिल्कुल अब तुम्हें डाउट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल अच्छे से डिटेल में क्लियर किया मैंने तुम्हें, और इससे अच्छी क्लैरिफिकेशन नहीं हो सकती है। ठीक है, तो चलो अब थोड़ा सा इसको बुकिश फॉर्म में पढ़ते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है बच्चों? ये पहले पेन लेते अपना। इट्स बेनिफिट लास्ट फॉर मोर देन 1 ईयर। कैपिटल है ना, तो एसेट और लायबिलिटी है जो लॉन्ग रन के लिए। एक्सपेंडिचर मेड बाय एन एंटरप्राइज ऑन फिक्स एसेट्स। एसेट खरीदी है, पैसा खर्चा हुआ है लेकिन एसेट आई है। इट इंक्रीजेस द अर्निंग कैपेसिटी और रिड्यूसेस द ऑपरेटिंग एक्सपेंस। या तो ये तुम्हारी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है या तो तुम्हारे जो छोटे छोटे खर्चे उनको कम कर देता है। कोई मशीन लेके आगे नहीं, अब मशीन लेके आए, ठीक है, तो अब वो जो चीज़ तुम बाहर से बार बार खरीद के ला रहे थे वो खर्चे बच गए क्योंकि अब तुम वो इन हाउस प्रोडक्शन कर रहे हो। इस तरीके से मानो इसको, ठीक है। तो बदले में क्या हो रहा है? पैसा गया था लेकिन बदले में एसेट आई है ना, इसलिए कैपिटल बाय नेचर है। इट कैन बी ऑन टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट। टेंजिबल एसेट पे भी हो सकता है, इनटेंजिबल एसेट पे भी हो सकता है। इनटेंजिबल पे कैसे? हम कई बार गुडविल ही खरीद लेते हैं, हम फ्रेंचाइजी खरीद ली, हमने किसी की, पैसा दिया लेकिन बदले में उस टाइम पर के लिए फ्रेंचाइजी हमने ले ली। आ रही बात समझ में? तो ये हमारी इंटेंजिबल हो गई। या सॉफ्टवेयर खरीद लिया लेट्स से, है ना, तो सॉफ्टवेयर तो क्या है? सॉफ्टवेयर कोई मशीन तो है नहीं, इंटेंजिबल एसेट है। तो सॉफ्टवेयर हमने खरीद लिया, पैसा गया लेकिन बदले में सॉफ्टवेयर आ गया। अरे बात समझ में? नेक्स्ट एग्जांपल्स देख लो आप। एक्सपेंस ऑन परचेज ऑफ एसेट, एक्सपेंस ऑन एक्सटेंशन और इंप्रूवमेंट ऑफ फिक्स एसेट्स। इन सब में पैसा जा रहा है लेकिन बदले में एसेट आ रही है, ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब एक और चीज यहां पर बता देता हूं कि मान लो इसी खर्चे में, इसी केस में क्या होता है कि लायबिलिटी भी कम हो रही होती है। जैसे ये पेड बैंक लोन,
तो पेड बैंक लोन भी क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। पेड बैंक लोन भी क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। पैसा जा रहा है, बदले में लोन भी कम हो रहा है, ठीक है, लायबिलिटी भी कम हो रही है। तो एसेट बढ़े या लायबिलिटी कम हो, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। दूसरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, पैसा जाए बदले में कुछ ना आए। अब मैंने बैंक लोन दिया तो मेरा प्रिंसिपल अमाउंट कम हुआ, लेकिन जब मैंने इंटरेस्ट पे किया ना, इंटरेस्ट यानी ब्याज, तो वो ब्याज होता ही एडिशनल पैसा है जो हम देते हैं उस उधार के ऊपर, तो उससे मेरा लोन कम नहीं होता कभी भी। वो एक्स्ट्रा पैसा है जो मैं सामने वाले को दे रहा हूं, चाहे बैंक हो चाहे कोई पर्सन हो, तो उससे मेरा लोन कभी कम नहीं होगा। आई बात समझ में? पेड सैलरी टू एम्प्लॉय, एम्प्लॉय को सैलरी दे दोगे तो क्या होगा बदले में, एम्प्लॉय तुम्हारा हो जाएगा, ऐसा तो नहीं होने वाला ना। तो इस केस में क्या है, जहां पे हमारे पैसा जाए और बदले में कोई एसेट ना बढ़े, पैसा जाए बदले में कोई उधार कम ना हो, उसे क्या बोलते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। ये रहा हमारा, जैसे डे टू डे रनिंग बिजनेस के जो एक्सपेंसेस है वो सारे इसमें आते हैं। डेप्रिसिएशन और फिक्स एसेट, एसेट की वैल्यू कम हो रही है लेकिन बदले में कुछ आ तो नहीं रहा है ना। नेक्स्ट एक्सपेंस ऑन परचेज ऑफ स्टॉक, स्टॉक खरीदने का खर्चा है, ठीक है। उसके बाद दे आर अकाउंटेड एज एन एक्सपेंस एंड इज मैच्ड अगेंस्ट रेवेन्यू फॉर द पीरियड टू डिटरमाइन द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द बिजनेस। मतलब सिंपल सा ये है कि ये खरीदते तो हैं स्टॉक में, परचेज भी करते हैं, लेकिन पर्पस क्या होता है, रीसेल करने का, है ना। इसलिए इसको हम पीएनएल अकाउंट में और ट्रेडिंग अकाउंट में डाल देते हैं एक्सपेंस के नाम पे, सो दैट पता चल जाए कि मैंने खरीदने पे इतना खर्च किया और जब बेचा तो इतना आया, दोनों का जो डिफरेंस है प्रॉफिट लॉस होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या देखो, इनकी ट्रीटमेंट क्या है, शोन इन द डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग या पीएनएल अकाउंट। इनको कहां शो करते हैं, ट्रेडिंग या पीएनएल में, कि जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, मैंने स्टार्टिंग में तुमको बताया था कि जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो सारे क्या है, रेवेन्यू बाय नेचर, और सारे पीएनएल में डेबिट में जाएंगे खर्चे के नाम पे, और जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है उनसे एसेट्स आ रही है तो कहां जाएंगी, बैलेंस शीट में जाएगी, ठीक है। चलो अब एक एग्जांपल ले लेते हैं फटाफट से इन दोनों का। क्या है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर आर कैपिटल और रेवेन्यू नेचर। बताओ कि ये कैपिटल है या रेवेन्यू है बाय नेचर, ठीक है। नंबर 1, सेकेंड हैंड कार वॉज परचेज फॉर अ सम ऑफ 1 लाख। एक सेकेंड हैंड कार खरीदी 1 लाख रुपए की। अ सम ऑफ 10,000 वॉज स्पेंड ऑन इट्स ओवरहॉलिंग। ओवरहॉलिंग का अगर मैं सिंपल भाषा में आपसे बात करूं तो टेकिंग केयर ऑफ, केयर करना, यानी कोई सामान दिखा, मशीनरी खरीद रहा हूं, देखा यार खराब है, इसको रिपेयर कर दो या फिर इसको चेंज ही कर दो, ये उसकी ओवरहॉलिंग, यानी मेकिंग इट रेडी फॉर यूज। ओवरहॉल करना मतलब क्या, उस पर खर्चे करना सो दैट उसको यूजेबल बनाया जा सके, सिंपल है ना। तो अगर तुमने एसेट को पुट टू यूज लाने के लिए उस पर खर्चा किया तो ये तो कैपिटल का हुआ ना भाई, कि तुमने पैसा लगाया, भले ही तुमने 10,000 रुपये लगाए, लेकिन इस 10,000 के बदले में तुम्हारे पास एक सेकंड कार भी तो आने वाली है, तो ये कैसा खर्चा हुआ, पैसा जा तो रहा है लेकिन बदले में एसेट भी आ रही है, तो ये तुम्हारा क्या हुआ, कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी कैपिटल बाय नेचर हुआ। समझ में आ रही बात। नेक्स्ट 25,000 पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ न्यू मशीन। न्यू मशीन को इंस्टॉल कराने के लिए 25,000 पे किए गए, और मशीन थी 10 करोड़ की, ठीक है। और उसके लिए जो मैकेनिक आएगा वो 10-20 रुपये तो नहीं लेगा, 100 रुपये तो नहीं लेगा, उसने बोला कि ठीक है 25,000 रुपये लगेंगे, इंस्टॉल करूंगा मैं। तो अगर तुम वो खर्चा नहीं करोगे तो मशीन नहीं लग पाएगी, है ना। तो खर्चा हो रहा है लेकिन बदले में मशीन भी तुम्हारे लिए यूजेबल हो रही है, राइट। तो ये भी तुम्हारा कैसा खर्चा हुआ, ये भी तुम्हारा हुआ कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैसा हुआ, कैपिटल एक्सपेंडिचर। रिपेयर ऑफ फॉर 5,000 नेसेसिटेटेड बाय नेग्लिजेंस। रिपेयर का खर्चा है, रिपेयर का खर्चा है भाई, वो एसेट तुम्हारे पास ऑलरेडी है, उस पर तुम जितने भी खर्चे थे ना, कोई भी एसेट जब हम परचेज कर रहे हैं, परचेज करते टाइम अगर उस पर कोई खर्चा होता है वो उसी का होता है, लेकिन अगर हम बाद में करते हैं ना तो उसका खर्चा नहीं है, यानी फिर वो कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं हो सकता। पड़ी हुई है कोई एसेट, अब वो खराब हो गई, अब तुम बोलो कि इस पर रिपेयर का खर्चा कराया है तो ये हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, ऐसा थोड़ा ना है। वो एसेट तो तुम्हारे पास पहले से है, पुट टू यूज भी थी, खराब हो गई, अब रिपेयर करा रहे, तो तुम्हें कोई नई मशीन नहीं देगा ला के, अलग से कोई मशीन नहीं आएगी। तो इसलिए ये कैसा होगा, रिपेयर ऑफ 5,000 फॉर 5,000 नेसेसिटेटेड बाय नेग्लिजेंस। तो ये कैसा होगा, तुम्हारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। कैसा होगा, रेवेन्यू, क्योंकि इसके बदले में कोई नई एसेट तुम्हारे पास नहीं आ रही है, राइट। नेक्स्ट कॉस्ट ऑफ एनुअल टैक्सेस, कॉस्ट ऑफ एनुअल टैक्सेस एंड द एनुअल इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय द कार मेंशन्ड अबव। क्या दिया भाई, एनुअल टैक्सेस दिए। टैक्सेस के बदले में क्या मिलता है भाई तुमको, रोड मिल रही है अच्छी, तुम्हारी हो गई, तुम्हारी तो नहीं होगी, है ना। तो ये कैसा है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, जा तो रहा है पैसा, बदले में कुछ आ नहीं रहा है। प्रीमियम, आपने कार का इंश्योरेंस कराया तुमने, तो कार का इंश्योरेंस, कार की टक्कर होगी तो वो पार्ट बदल के दे देंगे ना, तो नई कार दे देंगे, छोड़ो सर थोड़ी सी टक्कर लगे, छटाओ नई कार लो, ऐसे थोड़ा ना होता है।
तो इस केस में ये भी क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। कैसा है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। नेक्स्ट आता है हमारा कॉस्ट ऑफ एयर कंडीशनिंग ऑफ द ऑफिस ऑफ जनरल मैनेजर। जनरल मैनेजर के कमरे को ठंडा कर रखा है, एसी खरीद के लाए हैं, कहीं बोला है एसी खरीद के लाए हैं। एसी जो है लेट से उसकी पाइपिंग वगैरह ऐसे की है जो उसके कमरे को ठंडा करा है, तो उसके बदले में कोई एसेट नहीं आ रही है। हाँ, अगर यही बोला होता कि परचेज एयर कंडीशनर फॉर मैनेजर्स ऑफिस, तो वो तुम्हारे लिए रेवेन्यू कैपिटल एक्सपेंडिचर है, क्योंकि बदले में एसेट आ रही है। लेकिन एयर कंडीशनिंग कराई है, मान लो, आई डोंट नो कि एग्जैक्टली क्या बोलूँ मैं आपको इसमें, कि भाई एसी लगे हुए हैं, सेंट्रलाइज एसी हैं, उसमें एयर कंडीशनिंग करा दिया, और कुछ ऐसा, कोई मशीन की बात नहीं हो रही यहाँ पे, तो ये भी क्या है, हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। ठीक है, तो ऐसे खर्चे जिससे तुम्हारी एसेट बढ़ रही हो या लायबिलिटी कम हो रही हो, रेवेन्यू कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ठीक है, रेवेन्यू कौन से हुए, इसका ठीक उल्टा, ना तो पैसा जाने से ना तो एसेट बढ़े और ना ही लायबिलिटी कम हो, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, एक आता है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसमें बड़ी ही दिक्कत होती है बच्चों को, मतलब बहुत बार मैंने देखा है कि ये वाला ना हमेशा पंगा करके जाता है। कोई प्रॉब्लम है ही नहीं इसमें, मैं सिंपल सा बता दूं, ध्यान रखना। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो पहले तो रेवेन्यू बाय नेचर है, लेकिन डेफर्ड है मतलब इट कैन बी पेड या इट विल गिव यू बेनिफिट फॉर मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड। इट विल गिव यू बेनिफिट फॉर मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड। सिंपल, साधारण, एक ऐसा खर्चा जो करोगे अभी, फायदा पाओगे सालों साल। सिंपल, कोई डाउट है इसमें, हो ही नहीं सकता है। इट रेफर्स टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू बाय नेचर है, incurred during an accounting period but its benefit will extend beyond that year। इसका बेनिफिट आने वाले सालों तक होता रहेगा। शाहरुख खान से तुमने पेप्सी की ऐड करा ली, ऐड पे खर्चा एक ही बार हुआ, एक ही बार ऐड पे खर्चा हुआ, लेकिन उससे जो बेनिफिट्स होंगे सालों साल मिलेंगे। मान लो 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, तो 5 साल तक शाहरुख खान की वो ऐड चलाओगे तुम और वहां से पैसे जनरेट करोगे, खर्चा लेकिन एक ही बार हुआ था। बात समझ में आ रही है? तो इसी को बोलते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, यानी एक्सपेंडिचर दैट इज बीन मेड एट वन पॉइंट ऑफ टाइम बट बेनिफिट ऑफ इट इज गोइंग टू बी ईयर आफ्टर ईयर आफ्टर ईयर, यानी मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड तक। सिंपल, डेफर्ड डिफरेंट ईयर्स, ऐसे मान लो, डेफर्ड मतलब डिफरेंट ईयर्स तक, है ना, तो याद रखना इसको। ऑल्दो अब इसमें क्या है, देखो, अब मान लो कि मैंने कोई खर्चा किया, मैंने शाहरुख खान को 5 साल के पैसे दिए, लेट्स से 10 करोड़ रुपए, तो हर साल 2 करोड़ यूज हो रहा है। तो अगर इस साल में देखो तो इस साल में 2 करोड़ की ट्रीटमेंट होगी, तो बाकी जो 4 करोड़ बच गए, अभी भी मेरे लिए वो एसेट है क्योंकि उसका फायदा मुझे 4 साल तक मिलने वाला है। 2 करोड़ यूज हो गए, तो इस साल 2 करोड़ जो मेरे एक्सपेंस बन गए, लेकिन बाकी के जो अगले साल 4 साल के लिए है वो पैसा एडवांस में है शाहरुख खान के पास, मना नहीं कर सकता शाहरुख खान। तो उस केस में क्या हो रहा है, उस केस में मेरे पास 4 करोड़ की एसेट पड़ी हुई है, 4 साल की एसेट पड़ी हुई है मेरे पास। तो आने वाले टाइम पीरियड के लिए, अगले 4 साल के लिए जो कि अभी नहीं आया है, मेरी वो एसेट होगी, तो इतना पार्ट जाएगा बैलेंस शीट में एसेट साइड। लेकिन इस साल जो 4 साल चल रहा है, इस साल का 2 करोड़ कंज्यूम हो गया क्योंकि इसी साल का खर्चा है वो, तो वो मेरा जाएगा पीएनएल में। आई बात समझ में? तो देखो क्या है कि अमाउंट टू बी रिटर्न ऑफ इन द करंट ईयर इज डेबिटेड टू पीएनएल। जो इस साल यूज हो गया वो इस साल में चला जाएगा, और जो एंड द अमाउंट नॉट रिटर्न ऑफ, जो टाइम अभी आया ही नहीं है, जिसके लिए पेमेंट तो कर दी लेकिन वो आया नहीं है, in current year will be shown in the asset side of the balance sheet as fictitious asset। ठीक है, सिंपल। अब कैपिटल रिसीट क्या होती है? अब रिसीट मैंने तुमको बता दिया है, कैपिटल रिसीट क्या होती है तुमको वो भी बता दिया मैंने, अब तुम अपने आप कर सकते हो इस चीज को। कैपिटल रिसीट क्या है? पैसा आएगा और बदले में या तो एसेट जा रही होगी या तो लायबिलिटी बढ़ रही होगी। पैसा आ रहा है ना, तो पैसा आने की 2 वजह हो सकती है यहाँ पर, या तो तुम्हारी कोई एसेट जाएगी या तो तुम्हारी कोई लायबिलिटी बढ़ेगी। तो जब एसेट जाए या लायबिलिटी, दोनों में से किसी में फर्क पड़ा ना, देख लो, इन या तो एसेट पे फर्क पड़ेगा या तो लायबिलिटी फर्क पड़ेगा। तो जब जिस खर्चे का या जिस इनकम का एसेट लायबिलिटी फर्क पड़ जाए वो तुम्हारा कैपिटल बाय नेचर है, तो ये तुम्हारा कैपिटल रिसीट हो गया। ठीक है, कैपिटल रिसीव्ड, कैपिटल पैसे आए तुम्हारे पास। अब कैपिटल आई लेकिन बदले में कंपनी की कैपिटल बढ़ी है भाई, है ना, कंपनी के पास एक फंड आ गया, कंपनी की एसेट बढ़ गई है। नेक्स्ट, लोन रिसीव्ड, लोन लिया तुमने, लायबिलिटी बढ़ी है, पैसा तो आया लेकिन बदले में लायबिलिटी भी बढ़ी है। सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, तुमने पैसा आया लेकिन बदले में कुछ अपना सामान बेचा भी है, तो हर बार देख रहे हो या तो एसेट पे फर्क पड़ रहा है तो लायबिलिटी फर्क पड़ रहा है, इसको बोलते हैं कैपिटल रिसीट, यानी पैसा आएगा बदले में तुम्हारी एसेट या लायबिलिटी कोई ना कोई अफेक्ट होगी। ठीक है, तो इट डज नॉट अफेक्ट द प्रॉफिट लॉस ऑफ द बिजनेस
इट इज शोन इन दी बैलेंस शीट। मैंने बताया एसेट और लायबिलिटी कहाँ पे शो होते हैं, बैलेंस शीट में, तो इन पे पड़ने वाला फर्क भी कहाँ दिखाया जाएगा, बैलेंस शीट में। उनको P&L में या ट्रेडिंग अकाउंट में शो नहीं किया जाता। ठीक है, उसके बाद रेवेन्यू रिसीट, ये भी बता दिया, जिसका आपके एसेट के ऊपर या आपकी लायबिलिटी के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ना तो आपकी एसेट पे कोई फर्क पड़ेगा, ना तो आपकी लायबिलिटी पे कोई फर्क पड़ेगा। इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं रेवेन्यू रिसीट। ठीक है, कैपिटल या एसेट या लायबिलिटी पे फर्क नहीं पड़ता, नहीं पड़ता, ध्यान रखना। ठीक है, जैसे कैश सेल्स, कैश में सेल्स की, पैसा आया, सामान चला गया। तुम बोलोगे सर सामान गया तो सामान गया, खरीदा ही उसी लिए था भाई। गुड्स गुड्स गुड्स, याद करो, गुड्स 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 किस लिए खरीदे जाते हैं, रीसेल करने के लिए, तो उसी लिए खरीदा तो वही हुआ है। तो फिर तुम्हारा एसेट कहाँ गई, तुम्हारा मतलब स्टॉक गया, स्टॉक इसी पर्पज से खरीदा जाता है। अरे बस समझो, स्टॉक जो तुम्हारे पास पड़ा हुआ है वो तुम्हारा एसेट है ना, जो बिक गया वो तुम्हारी एसेट थोड़ा ना, उसके बदले इसीलिए लाए थे कि बेचेंगे पैसा कमाएंगे, तो उन्हें बेचा, पैसा आ गया। ठीक है, कोई एसेट तुम्हारी नहीं गई। बैड डेट रिकवर, किसी से पैसे लेने थे, उसने कहा था नहीं दूंगा, हम भूल गए, वो भी भूल गया, बाद में वो ईमानदार निकला, कहता है ले लो अपने पैसे, दे गया, कुछ और क्या हुआ, एसेट बढ़ी। कोई मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर, कोई लायबिलिटी कम हो रही है, कोई एसेट बढ़ रही है, नहीं। अब बोलोगे सर कैश तो आ रहा है, एक क्वेश्चन दिमाग में आ सकता है, लेकिन इस कैश के आने से कोई एसेट जा रही है, कोई एसेट जा रही है, तुम बोलोगे फर्क का मतलब समझ रहे हो कि पैसा आने से एसेट कम हो। ये मत बोलना कि सर एसेट कैश में फर्क पड़ तो रहा है, सर कैश आ तो रहा है, नहीं, उसका इफेक्ट सामने उल्टा इफेक्ट क्या होगा, पैसा आए लेकिन बदले में कोई एसेट जाए, या कोई लायबिलिटी बढ़े, ये ध्यान रखना। ठीक है, कैश रिसीव फ्रॉम दी डेटर्स, पैसा आ रहा है ना, पैसा आ रहा है लेकिन हमारी कोई फिक्स एसेट जा नहीं रही है। ठीक है, शोन ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द ट्रेडिंग है P&L, इसको कहां दिखाते हैं, P&L के क्रेडिट साइड, क्योंकि पैसा आ रहा है ना, तो इनकम है तो क्रेडिट साइड में जाता है। ठीक है, इसके बाद इनकम स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट हमारी दो ही हैं जो हमारी इनकम और एक्सपेंस को शो करते हैं। नंबर 1 ट्रेडिंग अकाउंट, नंबर 2 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सिंपल है ना। देखो इसके बाद हम बात करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट की। ट्रेडिंग अकाउंट क्या है, इट इज दी फर्स्ट स्टेज ऑफ फाइनल अकाउंट। जब हम फाइनल अकाउंट या फाइनल स्टेटमेंट की जब हम बात करते हैं ना, फाइनल अकाउंट्स या फाइनेंशियल स्टेटमेंट की हम जब बात करते हैं, तो उसमें जो सबसे पहला स्टेप है वो है ट्रेडिंग अकाउंट, सबसे पहला स्टेप। ठीक है, शोज द रिजल्ट ऑफ बाइंग और सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज को डायरेक्टली खरीदने और बेचने पे जो खर्चे हो रहे हैं या फिर वहां से इनकम आ रही है, उसको डायरेक्टली दिखा रहा है। बस ये मोटा खर्चा है या मोटी इनकम। अब इसमें जो बाकी जो चीजें फिल्टर आउट होनी है, जो चीजें हटनी है, टोन होनी है, अभी वो बाकी है। लेकिन मोटा मोटा कि भाई 500 रुपए का सामान लाया, 1000 रुपए में बेच दिया, बात खत्म, तो साफ साफ दिख जाता है 500 का प्रॉफिट है। लेकिन उस 500 में बहुत सारे खर्चे और होते हैं छोटे मोटे, जिसके हम बात नहीं कर रहे हैं अभी। तो यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट क्या करता है, आपको गुड्स एंड सर्विसेज जो है उनकी सेल और परचेज को दिखा देता है बस, और डायरेक्ट एक्सपेंस को, दैट्स इट। तो ये पूरी तरीके से प्योर नहीं है, अभी नेट नहीं है ये। ठीक है, उसके लिए P&L बनाया जाता है, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। इट्स एंड रिजल्ट इज ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। इसका एंड रिजल्ट क्या होता है, ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस, नाम ही आ रहा है ग्रॉस, है ना। ग्रॉस का मतलब समझ रहे हो, ग्रॉस मतलब सारा, या सिंपल सेंस में बात करो तो अनफिल्टर्ड या अनएडजस्टेड, अभी एडजस्टमेंट नहीं हुई है इसमें। ठीक है, ग्रॉस मतलब होल, टोटल। रिकॉर्ड्स ओनली नेट सेल्स और डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को दिखाता है या नेट सेल्स को दिखाता है। नेट मतलब कि सेल्स तुमने कितने की करी है। जैसे मान लो कि तुमने 10,000 का सामान बेचा, जिसमें से 2,000 का वापस आ गया, तो तुमने सेल्स तो 8,000 की ना, सिर्फ वो नेट सेल्स है तुम्हारी। क्या है वो, नेट सेल्स। तुम बोलो कि 10,000 का बेच दिया मैंने, तो है ना, 2,000 वापस आ गया, उसको कंसीडर नहीं करे तो गलत हो गया ना ये। तो 10,000 का बेचा, 2 का वापस आ गया, तुमने सही मायने में सेल कितने करी, 8,000 की है। और जो सामान तुमने बेचा, मान लेते हैं कि 8,000 का तुमने सामान बेचा, 8,000 में बेचा, तो 8,000 के सामान को बेचने के लिए पहले कुछ खर्चा किया होगा ना उस पर। मान लो कि 4,000 का सामान लाए होगे वो पहले तुम, फिर उसको लाने में तुमने रिक्शे वाले को, ठेले वाले को 1,000 रुपये दिए भी होंगे, तो 5,000 खर्चा हुआ ना तुम्हारा। तो ये 8,000 में बेचने के लिए पहले 5,000 लगाने पड़े। इट इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, यानी जो गुड सोल्ड किए जा रहे हैं, बेचे जा रहे हैं, उसकी कॉस्ट कितनी है। ऑल्सो नोन एज कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, समझाई बात। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। क्या, दोबारा समझ लो एक बार, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का मतलब ये होता है कि जिस गुड्स को तुमने बेचा है, उसको बेचने से पहले कितने लगाए हैं उसके ऊपर।
आप एक जूस वाले के पास जाते हो जूस पीने के लिए, ठीक है, जूस पीने के लिए जाते हो, वो बोलता है कि 50 रुपए का जूस है, तुम उसे 50 का नोट दे देते हो, ठीक है, तो तुम देखते हो कि उसने 50 रुपए कमा लिए। नहीं, उसने 50 नहीं कमाया तुमसे, तुमने उसे 50 रुपए दिए हैं, उतने के उसने सेल की है, लेकिन उस 50 रुपए की सेल करने के लिए उसने अपनी मौसमी लगाई, जो रेडी जहां पे खड़ा है, हो सकता है वहां का भाड़ा किराया वगैरह दे रहा हो वो लगाया, वो मशीन जो उससे वो यूज कर रहा है वो भी डेप्रिशिएट हो रही है, वो भी खर्चा लग रहा है उसके अंदर, है ना। तो मान लेता हूं कि मौसमी वगैरह सब खर्चे मिला के उसके 20 रुपए लग रहे हैं, तो उसने यहाँ पर सेल 50 की है, लेकिन 50 की सेल करने के लिए 20 रुपए उसको लगाने पड़े हैं। पहले उसने तुम्हें जूस दिया, फिर तुमने उसको पैसे दिए, तो पहले उसने अपना 20 रुपए का सामान लगाया, फिर तुमसे 50 रुपए लिए, तो इट इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, यानी उस जूस के ग्लास की कीमत है 50 और उसकी कॉस्ट है 20। अब समझ में आया? क्लियर है? तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, 50 में तुम्हें बेच रहा है वो सेल्स है, गुड्स सेल्स है, उसकी कॉस्ट कितनी है? 20 रुपए। समझ में आया? तो किसी सामान को बेचने से पहले जितना उस पर लगाया जाता है उसकी कॉस्ट होती है, उसी को कहते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ध्यान रखना। इसमें कुछ टर्म्स होंगी, ओपनिंग स्टॉक, जो किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं उस अकाउंटिंग पीरियड के स्टार्टिंग में जो होता है या जो खरीद के लाया जाता है, लेकिन वही ये ओपनिंग स्टॉक जो दिखा रहा है वो पिछले साल का क्लोजिंग है, जो इस साल का ओपनिंग है, क्योंकि जो खरीदोगे वो परचेज में चला जाएगा, है ना। तो देखो क्या है, क्लोजिंग ऑफ प्रीवियस ईयर, पिछले साल के एंड में जो बच गया वो इस साल का ओपनिंग हो जाता है। हमारे घरों में कई बार आपने देखा होगा कि रात को आटा बच जाता है तो मम्मी फ्रिज में रख देती है, अगले दिन सुबह वो यूज करती है, तो पिछली रात का क्लोजिंग था, इस मॉर्निंग के लिए वो ओपनिंग बन गया, ठीक है, ओके। फिर उसके बाद बात आती है परचेज की। अब परचेज की जो यहाँ पर बात होगी वो नेट परचेज की बात होगी। नेट परचेज का मतलब कि सारे जितने भी ताम झाम है सब हटा उठोगे, जितने भी ताम झाम है सारे हटाने के बाद प्लस माइनस करने के बाद जो बच रहा है वो हमारा नेट होता है। देखेंगे जरा, परचेज माइनस होता है परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न क्या, नेट परचेज का मतलब क्या है कि तुमने मान लो कि 10,000 का सामान खरीदा, लेकिन उसमें से 1,000 रुपए का, जैसे मैं 2 बोला, तो 2,000 का सामान खराब निकल गया, तो 2,000 का वापस कर दोगे ना भाई, तुम 2,000 का वापस कर दोगे ना, तो ये तुम्हारा अब 8,000 है। क्या है? 8,000। लेकिन उसमें से ये कंपनी की बात चल रही है, तुमने क्या किया, 500 रुपए का अपने घर लेके चले गए, लाए थे कंपनी के नाम पर, और तुम अपने घर ले जाके यूज कर रहे हो, तो उसको कंपनी का परचेज क्यों बोल रहे हो, उसको ड्राइंग क्यों नहीं बोल रहे? तो परचेज में से माइनस करोगे क्योंकि तुमने अपने लिए यूज किया है, तो 500 वो चले गए तो 7500 के रह गई परचेज तुम्हारी। उसके बाद तुमने क्या किया कि सामने से कोई भिखारी जा रहा था, उसको तुमने 500 का वो सामान जो लाए थे ना सामान बेचने के लिए वो दे दिया, तो 500 रुपए जो तुमने डाले उसका नाम डोनेशन होना चाहिए, उसका डोनेशन अकाउंट बनाओगे तुम, डोनेशन अकाउंट ही बना दोगे, परचेज के नाम पे नहीं डालोगे, क्योंकि परचेज का नाम का खर्चा नहीं है, खर्चा डोनेशन के नाम का है। अगला, सेल्स प्रमोशन, एडवर्टीजमेंट के लिए तुम खर्चा कर रहे हो, किसी को अपने, तुमने जाते हो दुकान देखी जहां पे तुम्हारे जो सामान ला रहे हो वैसा सामान बिक रहा है, जो होलसेलर होते हैं करते हैं ऐसे बहुत, तो अपना सामान फ्री में देके आ जाते हैं दुकानदार को। और तुम देखोगे कि कई बार तुम दुकान पे जाते हो ना तो दुकानदार बहुत इंसिस्ट कर रहा होता है, तुम बोलोगे सर्फ एक्सेल दे दो, तो दिखा देगा, नया सर्फ दिखा देगा बगल में कि ये ले जाओ सर, बहुत बढ़िया सर्फ है, ठीक है, मेरे कहने पे ले जाओ, तुम यूज करके देखना, मजा ही आ जाएगा, नहीं आएगा तो मुझे बता देना। तो वो एडवर्टीजमेंट है। तो ये किसने किया? उस कंपनी ने, जिस कंपनी का वो प्रोडक्ट है, वो आई, उसने उनको बहुत सस्ते में दिया होगा या हो सकता है फ्री में दिया हो, कंज्यूमर को आदत लगाने के लिए, ठीक है, और दुकानदार ने तुम्हें चेप दिया। आ रही बात समझ में? तो जो कंपनी खरीद के लाई थी बेचने के लिए, उन्होंने सामने वाले को फ्री में दिया है अपनी एडवर्टीजमेंट करने के लिए, फ्री सैंपलिंग है ये। तो खर्चा एडवर्टीजमेंट का होना चाहिए, ना कि परचेज का होना चाहिए, क्योंकि भाई हर खर्चा बटा हुआ है अपने आप में। तो इसीलिए यहां से 500 रुपए और कम हो जाएंगे, तो 7,000, यानी कि तुम्हारी जो नेट परचेज है वो 7,000 है। जो 10,000 थी, 10,000 का तुमने खरीदा, 2,000 का खराब निकल गया, वापस कर दिया। 500 की तुमने ड्राइंग कर ली तो वो ड्राइंग के नाम पे जाना चाहिए, परचेज के नाम पे नहीं जाना चाहिए। 500 का तुमने डोनेट कर दिया तो डोनेशन के नाम पे खर्चा होना चाहिए, परचेज के नाम पे नहीं होना चाहिए, माइनस कर दिया। और सेल्स प्रमोशन, एडवर्टीजमेंट के नाम पे जाना चाहिए, ना कि परचेज के नाम पे। सारा माइनस करने के बाद फाइनली जो बचा 7,000, तो हमारी नेट परचेज कितने की है? 7,000 रुपए की। कितने की है? 7,000 रुपए की, ठीक है। इसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस क्या है? किसी भी प्रोडक्ट जो तुम्हारे बिजनेस में आया है उसमें जो खर्चे सामने सामने दिख रहे हैं, तुमको सामने सामने डायरेक्टली दिख रहे हैं, उसी को बोलते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंस और कोई रॉकेट साइंस नहीं है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर दोस जो कि क्लियरली विजिबल हैं उस प्रोडक्ट में, सामने सामने तुम्हें दिख रहे हैं, ठीक है। तो देखो क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर द एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन द गुड्स परचेज टिल दे आर बॉट इनटू द प्लेस ऑफ बिजनेस। तुम गए अपने बिजनेस के लिए, तुमने ना कोई सामान खरीदा,
ठीक है, अब तुमने सामान खरीदा, सामान खरीदने से हो जाएगा क्या? वो सामान तुम्हारे बिजनेस प्लेस तक आना भी चाहिए। अब कई सारे जो वेंडर्स हैं वो बस सामान तक की गारंटी लेते हैं, सामान तक की बात होती है उनकी। अब वहां से लाने का जो खर्चा है वो तुम्हारा है। तो ये सामान जो था, ये प्रोडक्ट, ये सब तो तुमने खरीद लिया, लेकिन ये जो गाड़ी दिख रही है यहां पर, इस गाड़ी का तुम्हें किराया भी तो देना पड़ेगा लाने का, समझ रहे हो? तो ये है तुम्हारा डायरेक्ट एक्सपेंस, फ्रेट, कार्टेज, जो मर्जी बोल लो आप, है ना। तो उसको लाने तक का जो खर्चा है वो क्या डायरेक्ट, मतलब उस सामान में जितने भी खर्चे डायरेक्टली इन्वॉल्व है तुम्हारे बिजनेस तक पहुंचाने के लिए, बनने में, आने में, खरीदने का खर्चा जो भी है, सब कुछ मिलाकर जो सामने दिख रहे हैं, विजिबल है, वो सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, ठीक है। तो इट इज द कॉस्ट ऑफ ब्रिंगिंग रॉ मटेरियल और गुड ट्रेडेड टू द फर्म्स प्लेस ऑफ द बिजनेस। उसको फर्म के प्लेस तक लाने तक के जितने भी खर्चे होते हैं सारे क्या होते हैं? डायरेक्ट खर्चे होते हैं, ठीक है। इनके नाम कौन कौन से हैं? फ्रेट, कैरेज, ठीक है, कैरेज इनवर्ड, फ्रेट, कैरेज और कैरेज इनवर्ड। इनवर्ड इसलिए इनवर्ड, लाने का खर्चा है, इनवर्ड यानी लाने का खर्चा है। फिर आता है वेजेस। अगर वो सामान तुम्हारे बिजनेस में बन रहा है या वो सामान तुम्हारे जो तुम सेल कर रहे हो उसकी पैकेजिंग वगैरह कर रहे हो, कोई भी काम करा रहे हो, दिहाड़ी बेसिस पे जो लोग होते हैं, जो शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं, मजदूर होते हैं, ठीक है, उनसे जो करा रहे हो वो तुम्हारे क्या है? वेजेस हैं। क्या है? वेजेस हैं, ठीक है। तो वेजेस पेड टू वर्कर इन द फैक्ट्री इंक्लूडिंग स्टोर्स आर डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट एंड ट्रांसफर टू ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। वेजेस मतलब क्या है? जैसे भाड़ा, आपने सुना भाड़ा कह रहा हूँ, सॉरी, अब ये तो शायद वर्ड मेरे ख्याल से तुमने नहीं सुना होगा। द वर्ड इन हिंदी इज कॉल्ड दिहाड़ी। डेली वर्कर्स जो होते हैं ना, डेली वेजेस पे, वेज पे काम करते हैं, वो दिहाड़ी पे काम करते हैं, ठीक है। तो ये वेजेस हैं जो जिनसे तुम फैक्ट्री में काम करा रहे हो। बेसिकली आप ये समझ सकते हो कि ये सारा कुछ ना फैक्ट्री लेवल पे हो रहा है, ठीक है, फैक्ट्री लेवल पे हो रहा है, लेबर लेवल पे हो रहा है, ठीक है। जो लेबर क्लास है ना, लेबर क्लास के लेवल पे ये चीजें होती हैं। आई बात समझ में? इफ ट्रायल बैलेंस शोज वेजेस एंड सैलरी, कभी कभी क्वेश्चन में ना ये कंफ्यूजन हो जाती है, कहीं पे लिखा होता है वेजेस एंड सैलरीज। अब जो सैलरीज है ना, ये ट्रेडिंग का पार्ट नहीं है, सैलरी प्रॉफिट लॉस अकाउंट का पार्ट है, लेकिन क्वेश्चन ने वेजेस एंड सैलरी दे रखा है, तो अगर वेजेस पहले है तो आप ट्रेडिंग में डालोगे, भले सैलरी हो चाहे ना हो, पीछे सैलरी हो चाहे ना हो। और अगर बाई चांस ये सैलरी एंड वेजेस होगा, सैलरी एंड वेजेस होगा, तो तुम इसको ट्रेडिंग में मत डालना बच्चों, क्योंकि ये सैलरी पहले आया है, तो जो एम्फेसिस है वो सैलरी पे है, और सैलरी ट्रेडिंग में नहीं है, बल्कि ये पीएनएल में डाली जाती है। कहां जाते हैं? पीएनएल में, क्योंकि इनडायरेक्ट खर्चा है। कैसा खर्चा है? इनडायरेक्ट खर्चा है। आई बात समझ में? ये नेक्स्ट हमारा लूज टूल्स, ठीक है। अच्छा, एक चीज और है यहां पर हमारा, पावर एंड इलेक्ट्रिसिटी। पावर एंड इलेक्ट्रिसिटी, फैक्ट्री लेवल पे जो मशीनें चल रही हैं उसको पावर की जरूरत है, उसको बिजली की जरूरत है, वो फैक्ट्री लेवल की बात चल रही है, ध्यान रखना, फैक्ट्री लेवल की जो बात चल रही है वो सारे यहाँ पे पावर इलेक्ट्रिसिटी यूज इन रनिंग दी मशीन्स, क्योंकि मशीन्स कहाँ होती है? फैक्ट्री में होती है, और उन पे जो बिजली का, इलेक्ट्रिसिटी खर्च आ रहा है वो पावर है तुम्हारा। नेक्स्ट हमारा आता है लूज टूल्स, ठीक है। लूज टूल्स का अगर मैं सिंपल से बताऊं आप लोगों को, तो लूज टूल्स आर बेसिकली नथिंग बट दी टूल्स जो कि बार बार यूज नहीं हो रहे हैं, लेकिन उनकी जरूरत पड़ती है, जैसे स्क्रू ड्राइवर हो गया, हैमर हो गया, प्लास हो गया, सुना होगा आप लोगों ने ये सब ना। तो लूज टूल्स आर टूल्स दैट आर नॉट करेंटली बीइंग यूज्ड बट आर स्टिल पार्ट ऑफ द बिजनेस इन्वेंट्री। यूज नहीं हो रहे हैं लेकिन उसका एक पार्ट है। अब आप कोई जो मशीन चला रहा है हमेशा अपने साथ प्लास लेके थोड़ी रहता है, लेकिन कभी कभी जब जरूरत पड़ती है तो प्लास उठा के उसको सही करना पड़ता है, स्क्रू को टाइट करना पड़ता है, पेचकस होता है टाइट करना पड़ता है स्क्रू ड्राइवर से, है ना। तो ये बिजनेस में डायरेक्टली अभी इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन इनके बिना काम भी नहीं होता है, कभी भी इनकी जरूरत पड़ सकती है, ये वाली बात है। कंज्यूमेबल स्टोर्स, कंज्यूमेबल स्टोर्स का सिंपल सा मतलब ये है कि जो आपकी मशीन को कंज्यूमेबल बनाते हैं या इसकी कंजम्पशन जो बच जाता है, सिंपल, जैसे ऑयलिंग हो गया, ऑयल हो गया, ग्रीस हो गया, कुछ वेस्टेज उसमें से जो निकलती है, बुरादा जिसको हम बोलते हैं मशीन में से, है ना, तो ये सारे इसमें आ जाते हैं कंज्यूमेबल। दीज आर incurred to keep machines in right condition and include again engine oil, cotton waste, soft soap, oil, grease, etc. ये सारे जो मशीन को यूजेबल बनाते हैं, यूजेबल फॉर्म में लेके आते हैं, सिंपल इज दैट, ठीक है। उसके बाद ये सारा डेबिट साइड का था, क्या था? ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, नेट परचेजेस, लूज टूल्स हो गया, डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गए, ठीक है, कंज्यूमर स्टोर्स हो गया, ये सारे ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड के हो गए, खर्चे हैं सारे। अब रेवेन्यू साइड में क्या कहता है? यहाँ पे पैसा आ कहाँ से रहा है? सेल्स से आ रहा है। अब सेल्स जैसे परचेज नेट थी, वैसे सेल्स भी क्या होगी? नेट होगी। नेट सेल्स में क्या है? आपकी कैश सेल्स होती है, चाहे आप कैश में बेचो चाहे क्रेडिट में, दोनों सेल्स ही होती हैं। तो कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स, कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स, दोनों मिला के आपकी क्या बन जाती है?
नेट सेल्स बन जाती हैं। क्या बनती है? नेट सेल्स। फिर क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक क्या है कि जो सब साल कंप्लीट होने के बाद जो बच जाए एट द एंड, जो एंड में बच जाए वो तुम्हारा क्या है? क्लोजिंग स्टॉक है। ठीक है, स्टॉक इन हैंड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। और ये है तुम्हारे सामने ट्रेडिंग अकाउंट का पूरा फॉर्मेट। ठीक है, इधर सारे के सारे खर्चे दिखाए गए हैं, ठीक है, और इधर सारे के सारे इनकम दिखाई गई है। ये दिखाता है कि कहां कहां पैसा जा रहा है, ये दिखाता है कहां कहां से पैसा आ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले खर्चे के नाम पे क्या? ओपनिंग स्टॉक है। फिर परचेज है। अब परचेज नेट है, ध्यान रखना। नेट कैसे? नेट निकलेगी तुम्हारी परचेज माइनस परचेज रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड। परचेज रिटर्न का एक और नाम होता है रिटर्न आउटवर्ड, यानी परचेज पहले तुमने परचेज किया, अब उसको लौटा रहे हो तो बाहर की तरफ जा रहा है सामान, तो रिटर्न आउटवर्ड कहलाता है। क्या कहलाता है? आउटवर्ड, सामान बाहर जा रहा है। समझ गए ना? सिंपल सा फंडा है कि जो सामान तुम वापस बाहर फेंक रहे हो, जा भाई जा, तो ये आउटवर्ड है। क्योंकि इसमें बड़ी कंफ्यूजन रहती है कि इनवर्ड आउटवर्ड, परचेज एंड सेल रिटर्न। तो सिंपल सा है, रिटर्न इनवर्ड मतलब तुम्हारा सामान वापस आ रहा है, आउटवर्ड तुम अपना सामान वापस भेज रहे हो। कुछ नहीं करना है, इसको कमेंट में डाल दो तुम्हें लाइफ टाइम याद रह जाएगा। क्योंकि अब याद रहेगा ना, दिमाग कॉन्शियसली सबकॉन्शियसली दिमाग में भर जाएगा, कॉन्शियसली तुमने इसको राइट डाउन कर दिया कहीं पे। क्या करोगे? जो बाहर फेंक रहे हैं सामान, लौटा रहे हैं सामान, वो आउटवर्ड है, और जो सामान हमारा सामान हमें कोई लौटा रहा है वो इनवर्ड है। हमें लौटा रहा है, इनवर्ड है। परचेज रिटर्न ऑल्सो नोन एज रिटर्न आउटवर्ड, सेल्स रिटर्न ऑल्सो नोन एज रिटर्न इनवर्ड। रिटर्न इनवर्ड, सेल किया तो सामान बाहर भेजा था, अब उसने हमारे सामान में वापस किया तो हमारा सामान अंदर आ रहा है, इनवर्ड आ रहा है, इनवर्ड, ध्यान रखना है। ठीक है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इधर सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक, ये आ जाता है। अब इनका जो डिफरेंस है जो होगा, या तो तुम्हारा ग्रॉस प्रॉफिट बनाएगा, अगर तुम्हारा इधर का टोटल ज्यादा है, अगर तुम्हारी इनकम साइड ज्यादा है और एक्सपेंस साइड कम है तो तुम्हें ग्रॉस प्रॉफिट होगा, और अगर तुम्हारा एक्सपेंस साइड ज्यादा है, इनकम साइड कम है, तो तुम्हें ग्रॉस लॉस होगा। और यही ट्रांसफर किया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। जो यहाँ का क्लोजिंग होता है वो उसके लिए ओपनिंग बनता है, यहां से ये खत्म होता है वहीं वो स्टार्ट होता है, सिंपल है ना। तो लिखा भी है ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो यहाँ खत्म हो जाएगा वो पीएनएल को स्टार्ट करेगा, क्योंकि यहाँ डायरेक्ट खर्चे दिखाए गए, अब वहां पे इनडायरेक्ट खर्चे और इनडायरेक्ट इनकम दिखाई जाएगी। समझ में आया? लेकिन आज हमें सिर्फ किसकी बात करनी है? आज हम बात करें ट्रेडिंग अकाउंट की। अब ये तो इसके जितने भी फॉर्मेट थे वो सारे चीजें थी, मैंने तुम्हें बता दी। अब थोड़े इसके क्वेश्चंस भी समझ लेंगे, ठीक है। उससे पहले ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट देखो क्या है, मैंने अब तुम्हें बताया था, ग्रॉस प्रॉफिट मतलब सारा का सारा, ग्रॉस प्रॉफिट मतलब सारा का सारा। अभी उसमें बहुत सारे एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड है, तो क्या देखो जरा, ग्रॉस प्रॉफिट इज द अमाउंट ऑफ मनी ऑफ अ कंपनी, ठीक है, मेक्स आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एंड सेलिंग इट्स प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। इट ऑल्सो नोन एज सेल्स प्रॉफिट और ग्रॉस इनकम। कि मतलब अभी बस हमने अपने सामान को बेच के जो कमाया ना, बस वो है, ये एक ग्रॉस है, नेट नहीं है। नेट क्यों नहीं है? क्योंकि अभी इसमें बहुत सारे छोटे मोटे इनडायरेक्ट खर्चे होने बाकी हैं, इसलिए नेट नहीं है। ये बस मोटा खर्चा दिखता है और मोटी इनकम दिखती है कि इतने का लाया, इतने का बेचा, ये दिख गया। अब उसके बाद छोटे छोटे खर्चे अगले अकाउंट में होंगे, पीएनएल अकाउंट में, ठीक है। तो अब ट्रेडिंग अकाउंट का एक क्वेश्चन भी है हमारा, देखो जरा, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। ठीक है, मेरे साथ बैठे हो, कॉपी लेके बैठे हो ना, चलो साथ में बनाते हैं, साथ में बनाएंगे, ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट सबसे पहले, ये ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट है, डेट पर डेट, डेबिट साइड हमारा ये हो गया, क्रेडिट साइड हमारा ये हो गया, इधर आएगा पर्टिकुलर्स, ठीक है, इधर आएगा तुम्हारा ये पर्टिकुलर्स हो गया, ये पर्टिकुलर्स है, ये रुपीज, सेम फॉर्मेट दोनों साइड बन रहा है, एक डेबिट के लिए, क्रेडिट के लिए। अब देखो क्या क्या करेंगे हम, ध्यान से सुनना। सबसे पहले क्या है, सबसे पहले फॉर्मेट याद करो, फॉर्मेट अगर ध्यान है तो ठीक है, तो यहाँ देख लो, ओपनिंग स्टॉक चाहिए, परचेज चाहिए और डायरेक्ट एक्सपेंस चाहिए, इधर सेल चाहिए और क्लोजिंग स्टॉक चाहिए, ठीक है। देखो तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें बोला कैश परचेजेस, क्रेडिट परचेजेस, रिटर्न इनवर्ड, है ना। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो सबसे पहले हमें ओपनिंग स्टॉक चाहिए होता है, ये सीक्वेंस आप बदल नहीं सकते। अगर क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक है तो सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक ही आएगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पर क्या लिखोगे, टू ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक जो कि मुझे दिख रहा है साफ साफ, ये रहा ओपनिंग स्टॉक, कितना, 1,50,000, ये मैंने कर दिया 1,50,000। फिर मुझे क्या चाहिए, ओपनिंग स्टॉक के बाद यहाँ पर मुझे चाहिए टू परचेजेस, क्या चाहिए, टू परचेजेस, ठीक है। और परचेजेस हैं कितने की, कैश परचेज है और क्रेडिट परचेज है, दोनों की दोनों, तो तुम दोनों को साथ में ले लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये कितना तुम्हारा 9 लाख ही हो गया और 1,50,000 हो गया, तो 10,50,000, कितना हो गया, 10,50,000। अब इसको मैंने इनर कॉलम में क्यों लिखा, इनर कॉलम में इसलिए लिखा क्योंकि मुझे नेट दिखाना होता है बाहर, तो जो भी एडजस्टमेंट्स है वो इनर कॉलम में कर दूंगा मैं, है ना। उसके बाद मुझे क्या चाहिए,
परचेज में से करते हैं परचेज रिटर्न माइनस करते हैं। परचेज रिटर्न कहीं दिख रहा है क्या? फेंक के मारना बाहर, आउटवर्ड, आउटवर्ड याद करो, रिटर्न आउटवर्ड कितना 10,000, तो रिटर्न आउटवर्ड कितना हो गया 10,000। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, ड्राइंग माइनस करते हैं, है ना। एडवर्टीजमेंट के नाम पे क्या खर्चा अगर होगा परचेज में तो वो माइनस करते हैं। तो देखें जरा कौन कौन है हमारे पास, कैश सेल्स है अभी बाद में यूज होगा, कैश सेल्स है बाद में यूज होगा, इनवर्ट बाद में यूज होगा हमारा, ठीक है। अच्छा ये रिटर्न इनवर्ट, कैरेज इनवर्ट, ये भी डायरेक्ट एक्सपेंस है, वेज एंड सैलरी डायरेक्ट एक्सपेंस है, ओपनिंग स्टॉक हो गया, क्लोज स्टॉक हो गया, ठीक है। स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक वॉज 88,000 बट एट कॉस्ट, ठीक है। चलो इसको बाद में देखेंगे, यानी कि और कुछ भी नहीं है माइनस करने वाला। तो हमारे पास क्या बचा, ये 10,50,000 में से 10 गए तो 10,40,000 हमारा आ गया, 10,40,000 हमारा आ गया। फिर उसके बाद आते हैं यहाँ टू एक्सपेंसेस, यहाँ के डायरेक्ट एक्सपेंस लोगे, कौन कौन से डायरेक्ट एक्सपेंस देखो जरा, कैश परचेज हो गया हमारा, कैश परचेज हो गया हमारा, रिटर्न इनवर्ड ये हमारा सेल्स रिटर्न है बाद में आएगा, कैश सेल्स क्रेडिट सेल्स ये बाद में आएंगे, रिटर्न आउटवर्ड हो गया हमारा, फ्रेट इनवर्ड देखो आ गया, फ्रेट इनवर्ड कितना 3,000, तो क्या होगा टू फ्रेट इनवर्ड, ठीक है, फ्रेट इनवर्ड, और फ्रेट इनवर्ड कितना 3,000 रुपये, ठीक है भाई 3,000। इसके बाद कैरेज इनवर्ड, फिर से इनवर्ड है, इनवर्ड वाले जितने भी होते हैं ना तुम्हारे खर्चे हैं ध्यान रखना ट्रेडिंग के, टू कैरेज इनवर्ड, ठीक है। और ये कैरेज इनवर्ड कितना है बच्चों, ये भी हमारा 3,000। इसके बाद वेजेस एंड सैलरी कितना 4,000, तो टू वेजेस एंड सैलरीज। यहां कब नोट होगा, यहां कब नोट किया जाएगा, रिकॉर्ड किया जाएगा जब क्वेश्चन में वेजेस पहले हो। अगर ये सैलरी एंड वेजेस हो तो यहाँ रिकॉर्ड नहीं होता, ये बात ध्यान रखना। अगर यहाँ पर सैलरी एंड वेजेस होता रिकॉर्ड नहीं होता, क्योंकि इनडायरेक्ट खर्चा होगा पीएनएल में जाता, लेकिन क्योंकि वेजेस पहले है, सिर्फ वेजेस है तो वेज ऑब्वियसली नहीं आएगा, लेकिन वेज एंड सैलरी होगा तो भी यहीं आएगा, लेकिन सैलरी एंड वेजेस होगा तो यहाँ पर नहीं आएगा। कितना है 4,000, कितना है 4,000, ये हो गया हमारा, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा हमारे लिए। अब हम बात करेंगे बाय सेल्स की, ठीक है। सेल्स कितने हमारे, यहाँ अकाउंट्स लिख लेना जरूर याद से, ठीक है। सेल्स हमारी कितनी थी, कैश सेल्स हमारी 160 की थी और कैश सेल्स हमारी 11 लाख की थी। तो दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं डायरेक्टली लिख सकता हूं मैं 11 और 12,60,000, 12,60,000, 12,60,000। उसमें से हम क्या करते हैं, उसमें से हम माइनस करते हैं सेल्स रिटर्न, ऑल्सो नोन एज रिटर्न इनवर्ड, है ना, क्योंकि इन आ रहा है हमारा सामान। तो इनवर्ड कितना है हमारा, रिटर्न इनवर्ड हमारा 20,000, कितना हो गया, लेस इनवर्ड कितना 20,000, तो 12,40,000 हमारा ये आ गया, ठीक है। अच्छा यहां पर लिखना मत भूलना लेस रिटर्न, ठीक है, लेस रिटर्न लिख देना। फिर उसके बाद यहां पर आता है हमारा बाय, और कुछ तो इनकम हो नहीं रही है, अब हमने सारे कुछ तो ले लिया। अब देखो जरा, अब यहां पर हमारा क्या है, बाय क्लोजिंग स्टॉक। अभी जो क्लोजिंग स्टॉक है ना, ये थोड़ी सी दिक्कत करेगा, कर सकता है, क्योंकि ना एक लाइन दे देते हैं ये कि क्लोजिंग स्टॉक वॉज 88,000, क्लोजिंग स्टॉक वॉज 88,000 एट कॉस्ट बट इट्स नेट रियलाइजेबल वैल्यू इज 84,000। अब क्लोजिंग स्टॉक की दो वैल्यू दे रखी है, एक दे रखी है 88,000, एक दे रखी है 84,000। अब इनमें से कौन से लेंगे, ये थोड़ा सा पंगा हो जाता है। तो इस केस में क्या होता है, देखो तुम्हें बता देता हूं मैं कि जब भी क्लोजिंग स्टॉक की दो वैल्यू दी होती है, एक होती है बुक वैल्यू और एक होती है रियलाइजेबल वैल्यू विच इज मार्केट वैल्यू, है ना। तो हम अकाउंटेंसी कर रहे हैं और अकाउंटिंग वाले लोग एक प्रिंसिपल पे चलते हैं, इसका नाम क्या है, प्रूडेंस प्रिंसिपल। कौन सा, प्रूडेंस प्रिंसिपल, ऑल्सो नोन एज कंजर्वेटिव प्रिंसिपल। हम हमेशा खर्चों के लिए तैयार होते हैं, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि ये 84,000 पे रियलाइज होगा, सस्ते में बिकेगा, हम 88 वाला फिर नहीं लेंगे। तो दोनों में से जो आपका छोटा होगा आप उस पर लेके चलो, यानी कि 84,000 लेके चलो, क्योंकि हम तो कम वैल्यू कंसीडर करके चलते हैं, हम ये मान के चलते हैं कि हमारे खर्चे से ज्यादा है, तो दोनों में से छोटा होगा हम वही लेके चलेंगे। प्रॉफिट ज्यादा हो जाएगा तो खुश हो जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन लॉस एकदम से हो गया तो दुखी ज्यादा हो जाते हैं, है ना। तो बस ये हो गया हमारा, और कुछ भी नहीं है। अब आप इस इधर का टोटल करोगे, इधर का टोटल करोगे, ये कितना आ रहा है 12, और अगर मैं देखूं तो ये 13, 8, 4, 12, 13,24,000, 13,24,000 ये आ रहा है ना। 12 लाख
60 ले तो हाँ ठीक है, और इधर भी 13,24,000 आएगा, उसमें से आप माइनस कर दोगे ये सारा, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 10, 10 और 1 11, 11,90,000 और 11,90,000 और ये पूरा 10 ही हो रहा है, ये पूरा 10 हो रहा है और ये 11,90 हो रहा है। तो दोबारा एक बार देख लेता हूँ मैं, रुक जाओ, 10 और 1 11, 11,90,000 और 10 12 लाख पूरा पूरा हो गया। 12 लाख इसमें से गया तो तुम्हें आएगा 2 ग्रॉस प्रॉफिट। कितना? 13,24,000 में से 12 लाख गए तो 1,24,000, ठीक है, और यहाँ लिख दोगे ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। तो इस तरीके से बनाया जाता है तुम्हारा ट्रेडिंग अकाउंट। क्या बनता है? ट्रेडिंग अकाउंट, और वो इस तरीके से बनाया जाता है। आई बात समझ में? तो अब एक छोटी सी बात और कि देखो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मैंने अभी तुम्हें थोड़ी देर पहले समझाया था, क्या होती है कि भाई जो सामान तुम बेच रहे हो उसको बेचने वाले सामान की कॉस्ट कितनी लगी है, तो इतने में तुमने बेचा, वो उसकी सेल्स है, लेकिन उसको बेचने के लिए कितने लगा है, वो जूस वाले का एग्जांपल दिया वो है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकलती है? ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। बहुत सिंपल सा है। मैं तुम्हें इसका एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि मान लेते हैं, इसका छोटा सा एग्जांपल हमारा घर ही है ना, कि हमने ये देखना है कि हमने पूरे महीने में कितना आटा यूज किया, कितना आटा यूज किया, कितने रुपए का आटा यूज किया। तो हम कैसे निकालेंगे? देखो, हम सबसे पहले देखेंगे कि भाई मंथ स्टार्ट होता है हर महीने के स्टार्टिंग में, या हर महीने में हम ग्रोसरी अपनी रिफिल करवाते हैं, राइट। तो मान लेते हैं कि जब महीना शुरू हुआ तो महीने की शुरुआत में हमने देखा कि अभी हमारे घर में 5 kg आटा पड़ा हुआ है, लेट से। फिर राशनिंग का टाइम आ गया, यानी रिफिल का टाइम आ गया, तो हमने 15 किलो आटा और खरीद लिया, ये हमारा ओपनिंग स्टॉक था। फिर ये हमने परचेज कर लिया, है ना, आई बात समझ में। और फिर राशन की दुकान पे गए तो राशन वाले को जो बंदा था कि छुड़वा दो घर पे, उसने कहा कि इसके चार्जेस लगेंगे, उसने बोला कि मैं 500 रुपये चार्ज लगेंगे, मान लेता हूं, तो 500 रुपये उसने हमसे चार्ज भी ले लिया, डायरेक्ट एक्सपेंस हो गया। माइनस जब वो मंथ एंड हुआ तो मंथ के एंड में हमारे घर में 3 kg आटा अभी भी पड़ा हुआ था, मंथ के एंड में। पिछले महीने 5 बचा था, इस महीने 3 बचा है, तो हमने टोटल आटे की कंजप्शन कितनी करी? ध्यान से सुनना, आटे पे कितना खर्च हुआ वो सुनो। 5 किलो पड़ा हुआ था, 15 हमने खरीदा, कुल मिलाकर ये हो गया 20 kg। 20 kg में से 3 kg अभी भी बचा हुआ है, 3 kg ये माइनस हो गया, यानी पूरे महीने में यूज हुआ है 17 kg। कितना यूज हुआ है? 17 kg। मान लेता हूं कि आटा ना 40 रुपए किलो के हिसाब से है सपोज, तो 17 इंटू 4 कितना हो गया? 68, 680 रुपए का आटा लगा, प्लस उस आटे को लाने का खर्चा कितना हुआ था? 500, स्पेसिफिकली आटे की बात कर रहा हूं, तो प्लस 500 ये और लगे थे। एग्जाम्पल है यार, थोड़ा 19-20 हो सकती है वैल्यू, ठीक है, मतलब कि बोलोगे सर लाने का 500 रुपए, एग्जाम्पल है, समझने के लिए लो। तो कुल मिलाकर कितना हो गया? 16 5 6 5 11, 1180 रुपए। तो टोटल हमारे कितने लगे हैं? 1180 रुपए हमारे लगे हैं, 1180। आई बात समझ में? क्लियर है? तो ये हमारा आटे का कंजप्शन का खर्चा है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, एक ही बात होती है। नेक्स्ट एक चीज आपको बता देता हूं कि अगर किसी भी क्वेश्चन में एडजस्टेड परचेज दे रखी होती है तो उसका मतलब होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस परचेजन माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको एडजस्टेड परचेज नाम का हेड दिख जाए ना, तो उस क्वेश्चन में अगर उसके साथ एडजस्टेड परचेज के साथ परचेज दे रखी हो ना, ओपनिंग स्टॉक दे रखी हो ना, मत लेना। ध्यान से सुनना जरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं तुमको। अगर एडजस्टेड परचेज जैसा कोई टर्म तुमको दे रखा है यहां पर, क्या बोल रहा हूं मैं, और उसके साथ साथ तुम्हें ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, मत लेना। तुम्हें परचेजेस भी दे रखी है मान लो, मत लेना। परचेज रिटर्न दे रखा है, मत लेना। क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है, वो भी मत लेना। क्यों मत लेना? क्योंकि एडजस्टेड परचेज में ये सारी चीजें प्लस माइनस हो चुकी होती हैं। समझ में आ रही बात? तो अगर क्वेश्चन में एडजस्टेड परचेज नाम का हेड तुम्हें मिल जाए, दिख जाए, तो तुम्हें क्या क्या नहीं लेना है उसमें? परचेज तुमको नहीं लेना है, ठीक है। परचेज रिटर्न तुमको नहीं लेना है, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक तुमको नहीं लेना है, ठीक है। इनमें से जो भी होगा एडजस्टेड परचेज के साथ उसको मत लेना। आई बात समझ में? क्लियर है यहां तक?
ओपनिंग स्टॉक दिख जाए वो भी मत लेना भाई, भूलना नहीं है, ओपनिंग स्टॉक भी लेना है, क्योंकि ये इनका एडजस्ट परचेज का फॉर्मूला ही होता है, ये कैलकुलेट ही होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस परचेज रिटर्न माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो ये सारे प्लस माइनस करके ऑलरेडी एडजस्ट परचेज आया हुआ है, तो जब वो सब माइनस कर एडजस्ट करके आया हुआ है तो ये क्यों लोगे दोबारा से। हाँ, अगर ये नहीं दिया है तो एडजस्ट परचेज यानी नेट परचेज तुमको निकालनी पड़ती है, तो ये एडजस्ट परचेज है, यही अपने आप में नेट परचेज भी होती है, ध्यान रखना, ठीक है। और नेट परचेज दी हुई है तो तुम्हें फिर नेट निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो निकाल रखी है तुमने, ठीक है। अब देखो जरा एक क्वेश्चन ये रहा, अब आप क्या करोगे, यहां पर एक फॉर्मेट बनाओगे, लेट से, है ना। अब ये क्वेश्चन मैं समझाऊंगा, करोगे तुम खुद से, करोगे खुद से, ठीक है। और कमेंट में आंसर भी लिख देना अपना। सबसे पहले क्या लोगे आप, नंबर 1 पे क्या लोगे, सबसे पहले तुम लोगे ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 ओपनिंग स्टॉक, शॉर्ट में कराऊंगा मैं, करना तुमको ये, ठीक है, या करा ही दूं, बताओ क्या कर रहे हो, बताओ, जैसे बोलो वैसे कर लेंगे भाई, ठीक है। लेकिन मन नहीं मारता यार, मन करता है कि चलो जितना समझा दूं उतना ही अच्छा तुम्हारे लिए, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक के बाद अब हम किसको ढूंढेंगे, परचेज को, ठीक है। परचेज देखो क्या है, परचेज में तुमको दे रखा है नेट परचेज। अब देखो नेट परचेज जो होता है ना बच्चों, ये नेट परचेज क्या होता है, नेट परचेज मतलब होता है परचेज माइनस परचेज रिटर्न, और एडजस्टेड परचेज में सब कुछ ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, है ना, और माइनस जो हमारा चौथा हेड रह गया ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस परचेज रिटर्न माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये सब माइनस करके एडजस्ट परचेज निकलता है। और नेट परचेज का मतलब होता है परचेज माइनस परचेज रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो नेट परचेज दे रखा है 72, और इस क्वेश्चन में इन्होंने रिटर्न आउटवर्ड भी दे रखा है, तो ये तुमको नहीं लेना है, क्योंकि नेट परचेज का मतलब ही होता है परचेज माइनस परचेज रिटर्न, तुम्हें सिर्फ नेट परचेज ले लेना है। और नेट परचेज कितना होगा, 72,000, ये बात ध्यान रखना, ये वाला 8,000 हम नहीं लेंगे, क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि नेट परचेज निकाल रखा है पहले से। फिर हमारा क्या है, हमारा यहाँ पर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, बच्चों इनडायरेक्ट एक्सपेंस कोई भी यहाँ पर नहीं आता, ये सारे जाते हैं P&L अकाउंट में। फिर यहाँ पर सेल्स है, तो हम ये क्या ले लेंगे, बाय सेल्स। कितनी है सेल्स हमारी, 1,20,000 की, और इसमें से क्या लेस कर देंगे, लेस सेल्स रिटर्न, और सेल्स रिटर्न कितना है, विच इज रिटर्न इनवर्ड 12,000, तो ये माइनस कर दोगे तुम, तो 1,08,000 तुम्हारा आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये हमने ले लिया, ये हमने ले लिया, ये हमें ओपनिंग इन्वेंट्री ले लिया हमने, ये भी ठीक है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस 2 डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो कि तुम्हारा कितना आएगा 18,600, ठीक है। और फिर ये हो गया क्लोजिंग इन्वेंट्री बाय क्लोजिंग स्टॉक, बाय क्लोजिंग स्टॉक कितना 28,000, ये आ गया हमारा, ठीक है। तो अब सारी चीज़ें ले ली, अब इधर का टोटल करना, इधर का टोटल करना, देखो जरा किधर का कम पड़ रहा है, किधर का ज़्यादा है, ऑब्वियसली इधर का ज़्यादा है, यानी तुम्हारे ये वाली साइड जो है ये ज़्यादा है, ये वाली साइड कम है, जितनी कम है वो तुम्हारा ग्रॉस प्रॉफिट टू ग्रॉस प्रॉफिट, और ब्रैकेट में क्या लिखोगे, ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ध्यान रखना नेट परचेज होता है परचेज माइनस परचेज रिटर्न, और एडजस्टेड परचेज होता है परचेज ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक माइनस परचेज रिटर्न। तो ये सारे में से कोई नहीं लेने, एडजस्टेड परचेज लेना है। नेट परचेज दिया था तो क्योंकि इसमें परचेज जो रिटर्न आउटवर्ड ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो हमने नहीं लिया, ठीक है। और इसी क्वेश्चन में मान लो कि तुम्हें कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बोल दे तो कैसे निकालोगे, बहुत सिंपल है, ये रहा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, देखो क्या है, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस क्लोजिंग स्टॉक और डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो कुछ नहीं करना, इधर वाले जितने भी हेड्स थे ये सारे ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस है ना, और माइनस क्लोजिंग स्टॉक और प्लस में तुम्हारा डायरेक्ट एक्सपेंस, ये सारे निकाल देना प्लस माइनस करके, तुम्हारा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ये निकल के आ जाएगा। आई बात समझ में, कुछ नहीं करना इस क्वेश्चन में ना, ये वाला पार्ट COGS कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकाल के कमेंट करना है, ये तुम्हारा काम है, ये तुम्हारा होमवर्क है, इतना करोगे तुम। आई बात समझ में, क्लियर है। चलो अब मूव करते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में ये सारे जो क्वेश्चंस आप कर रहे हो ना ये सारे ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड है, किससे, ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड है। तो अब देखो जरा क्या करेंगे आज इसमें, क्वेश्चन में बोला ओपनिंग स्टॉक, सेल्स, कैरेज इनवर्ड, सेल्स रिटर्न, ग्रॉस प्रॉफिट, क्रॉस प्रॉफिट। रुक जाओ, ग्रॉस प्रॉफिट पहले दे दिया यानी कि ग्रॉस प्रॉफिट ही निकालना है, तो फिर परचेज दे दी, परचेज रिटर्न दे दिया, कैलकुलेट क्लोजिंग स्टॉक,
क्लोजिंग स्टॉक निकालना है और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालनी है, दो चीज़ें निकालनी है। ठीक है, बहुत सिंपल है, निकालने तो क्या हो गया, हम निकाल नहीं सकते क्या, बिल्कुल निकाल सकते हैं और बहुत ईजिली निकाल सकते हैं। फॉर्मेट बना लो, कुछ मत करो, फॉर्मेट बना लो, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, फॉर्मेट बना लिया करो। ठीक है, इस फॉर्मेट में सारा खेला छुपा हुआ है। ठीक है, इस फॉर्मेट तुम प्रॉपर बनाना भाई, मैं ऐसे बना रहा हूँ टी शेप, तुम ये लाइन वाइन खींचना मत भूलना, ये यहाँ से ये लाइन खींच दी, यहाँ से ये लाइन खींच दी, लाइन खींचना मत भूलना भाई, लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्क्स कट जाएंगे फिर बाद में बोलोगे कि टीचर खड़ूस है। ठीक है, ये मैंने बना दिया बक्सा, बॉक्स बन गया, ऊपर आ गया तुम्हारा पर्टिकुलर रुपीज़, ये डाल देना, ये तुम्हारी डेबिट साइड होती है, ये तुम्हारी क्रेडिट साइड होती है। यहाँ पर तुम्हारा क्या आएगा, पर्टिकुलर्स, और यहाँ पर तुम्हारा रुपीज़, पर्टिकुलर्स रुपीज़ डाल देना है। अब देखो जरा कैसे करते हो, नॉर्मल जो तरीका है वही तरीका है, देयर इज नो चेंज व्हाटसोएवर, देयर इज नो चेंज एट ऑल। तो क्या होगा देखो जरा, सबसे पहले हमारा ओपनिंग स्टॉक कितना है हमारा, 15,000 डालेंगे, टू ओपनिंग स्टॉक कितना, 15,000। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, ये कैरेज इनवर्ड, डायरेक्ट एक्सपेंस हमारा, परचेज हमारे क्या है, परचेज ईयरी, और परचेज रिटर्न्स भी है हमारे पास, तो टू परचेजेस। ठीक है, और परचेज कितने की हमारी, 30,000 की, 3 4। ठीक है, लेस रिटर्न्स, लेस रिटर्न्स कितनी है हमारी, 2700 की। तो दोनों मिला के करके कितने हो गए, 30,000 में से गए तो 27,300, कितने हो गए, 27,300। ठीक है, ये हमारी परचेज रिटर्न हो गई, परचेज हो गई माइनस करने के बाद। इसके बाद हम क्या डालते हैं यहाँ पर, टू, यहाँ पर हमारा परचेज हो गया, क्लोजिंग स्टॉक, ये हम सेल्स डालेंगे यहाँ पर, बाय सेल्स कितनी है बच्चों हमारी, यहाँ पर सेल्स है 48,000, 48,000 में से माइनस क्या हो जाएगा, कैरेज सेल्स रिटर्न कितना, लेस सेल्स रिटर्न कितना है हमारा, यहाँ देखो ये रिटर्न 3,000 का, तो 48 में से 3 गए तो सेल्स तुम्हारी कितनी होगी, 45,000 रह गई, कितनी रह गई, 45,000। उसके बाद यहाँ पर क्या डालोगे आप, एक चीज़ और रह गई हमारी, देखो ओपनिंग स्टॉक हमने ले लिया है, सेल्स हमने ले लिया है, कैरेज इनवर्ड हमारा रह गया है, तो कैरेज इनवर्ड 2, कैरेज इनवर्ड कितना, कैरेज इनवर्ड है हमारा 3,000, कितना है 3,000, तो ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट नहीं लिया अभी हमने, कैरेज इनवर्ड भी हो गया हमारा 3,000, परचेज हो चुका है, रिटर्न हो चुका है, ग्रॉस प्रॉफिट रह रहा है अभी, ग्रॉस प्रॉफिट ले लें। ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ आता है, जब हमारा क्रेडिट साइड ज्यादा होता है ना, तो यहाँ पर हमारा 2 ग्रॉस प्रॉफिट के लिए ये अकाउंट बनाते हैं और ग्रॉस प्रॉफिट इन्होंने दे रखा है। ठीक है, तो अब जरा ढूंढो कौन सा हेड मिसिंग है इसमें, फॉर्मेट याद है ना तुम लोगों को, कौन सा हेड है जो यहां पर होना चाहिए था बट नहीं दिख रहा है, मिसिंग है, क्वेश्चन ने खुद ही बता रखा है, कौन सा है, बाय क्लोजिंग स्टॉक। और कैसे निकलेगा ये, बैलेंसिंग फिगर से, कैसे निकलेगा, बैलेंसिंग फिगर से, बैलेंसिंग फिगर से निकल के तुम्हारा तैयार है। क्या करोगे, इधर का टोटल करना सारा तुम, है ना, यहाँ का टोटल देखो आप जरा, 15,000, 27,500, 27,300, 3,000 और 8, 8 और 3 11 और 5, 11 और 5 15 कितने हो गए, 26, 2627 कितने हो गए, 52 और 53,300, तो 53,300, यहाँ भी आएगा 53,300, उसमें से 45 चले गए, है ना, तो 8,300 तुम्हारा, 8,300 तुम्हारा क्लोजिंग स्टॉक आ गया, बैलेंसिंग फिगर जो था। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं, फॉर्मेट तुम्हें पता होना चाहिए, बेस तुम्हें पता होना चाहिए, हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत होगी नहीं कोई, सामने तुम्हारे। आई बात समझ में, चलो अब मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, देखो जरा, अगला क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, उससे अलग है, हल्का सा अलग है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, देखो, कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट व्हेन द टोटल परचेज ड्यूरिंग द ईयर इज 8 लाख। टोटल परचेज कितनी है, 8 लाख है। आई बात समझ में, ठीक है, परचेज हमने ले ली 8 लाख, फिर बोला हमें, होल्ड ऑन, परचेज हमारी 8 लाख, ठीक है, फिर क्या बोला हुआ है, रिटर्न आउटवर्ड, तो लेस रिटर्न आउटवर्ड मतलब क्या होता है, परचेज रिटर्न होता है, रिटर्न आउटवर्ड कितना है बच्चों हमारा 20,000, ठीक है भाई। उसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितने हैं हमारे 60,000, ठीक है। क्वेश्चन ने क्या बोला है, ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है। अच्छा, ग्रॉस प्रॉफिट के लिए तुम्हारे को ये भी आ सकता है कि सर ऐसे निकाल लो यार,
लेकिन ये मैंने ऐसे क्यों नहीं निकाला, क्योंकि इस क्वेश्चन में ना आपको दिया ही अलग तरीके से जाएगा, यानी पूरे एंटायर वैल्यूएशन पे सेल नहीं हो रही होगी। अभी आप देखोगे इस क्वेश्चन को, क्या बोला, सारे खर्चे ले लिए मैंने, डायरेक्ट डेबिट साइड के सारे खर्चे हो गए, डायरेक्ट एक्सपेंस भी ले लिया। अब ये कितना हुआ, अगर मैं टोटल एक्सपेंसेस देखूं तो मेरे 8 और 6 8,40,000 बना। ये हमारा डेबिट साइड का टोटल होता है, लेकिन मैंने इसमें क्यों नहीं लिया, उसके पीछे रीजन अभी बताऊंगा तुमको। देखो 2/3 ऑफ द गुड्स सोल्ड फॉर 6,10,000, पूरे गुड्स बेचे ही नहीं है। तो अगर मैं यहां पर ये डेबिट साइड में सारे अमाउंट दिखा दूं तो सेल तो पूरे अमाउंट की हुई नहीं है, सेल तो पार्ट ऑफ द गुड्स की हुई है, समझ गए। तो इसलिए मैंने इसको फॉर्मेट से बाहर किया है। अब मेरे पास टोटल आ गए, हमारी टोटल एक्सपेंसेस आ गए, जिसको हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी बोल सकते हैं, सिंपल है ना। तो 2/3 ऑफ 8,40,000 कितना आ जाएगा, ये 3 से गया, 2 बार में 8 बार में 28,000 आ गया ये, है ना। और 28,000 को मैं अगर यहां सॉल्व कर लेता हूं, 2,80,000 सॉरी, तो ये होगा 5,60,000। यानी अब मेरे पास गुड्स भले ही 8,40,000 के थे, लेकिन मैंने सारे नहीं बेचे हैं, सारे नहीं बेचे मैंने उसका एक पार्ट बेचा है। वो उसका पार्ट कौन सा है, उसका पार्ट 2/3। तो जितने के मेरे पापास गुड्स थे उसका 2/3 आया 5,60,000, यानी 5,60,000 वाले गुड्स मैंने बेच दिए। आउट ऑफ 8,40,000 द गुड्स वर्थ 5,60,000 हैज बीन सोल्ड एंड सोल्ड फॉर 6,10,000, है ना। तो सेल्स कितने की हुई है, 6,10,000। अब बताओ जितने जो गुड्स मैंने बेचे उसकी वैल्यू थी 5,60,000, उनको बेचा कितने में, 6,10,000 में। कितने का डिफरेंस आ रहा है, 50,000 का। तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट आएगा 6,10,000 माइनस 5,60,000, आपका 50,000 का ग्रॉस प्रॉफिट तैयार है। तो आंसर वुड बी 50,000, ग्रॉस प्रॉफिट वुड बी 50,000। समझ में आया, दैट्स इट। तो इसके क्वेश्चन के साथ ये भी खत्म होता है तुम्हारा, ठीक है। तो इसी के साथ तुम्हारे ट्रेडिंग अकाउंट पे बेस्ड जितने भी प्रॉब्लम्स थी और जो जो चीजें हैं, जो बेसिक फंडामेंटल्स तुम्हें पता होने चाहिए, वो सारे हमने कर लिए हैं डिस्कस। अब ट्रेडिंग अकाउंट का कॉन्सेप्ट तुम्हें हो गया क्लियर एकदम, है ना। तो अब कुछ नहीं करना, अपनी बुक उठानी है, उस बुक में से कुछ क्वेश्चंस करने हैं। मैंने इसको छोड़ा नहीं है और मैं छोड़ूंगा भी नहीं जब तक तुम्हें ऐसा प्रिपेयर नहीं कर दूंगा कि एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए तुम्हें समझ में आ जाए। इस चैप्टर के जब ये 3 चीजें हो जाएंगी ना, विदाउट एडजस्टमेंट वाला ये चैप्टर जो है ना, तो लास्ट में हम एक वीडियो अलग से बनाएंगे, उसमें मैं डालूंगा तुम्हारे मिसलिनियस, जिसमें होंगे उसके कोर कॉन्सेप्ट, जो कि किसी टॉपिक का पार्ट नहीं है लेकिन तुमको आना चाहिए। अब जो प्रॉफिट ऑन कॉस्ट और प्रॉफिट ऑन सेल 1/6 अगर है तो उधर 1/5 हो जाता है, 1/5 का 1/6 हो जाता है। ये ट्रिक है, ये मैं तुम्हें एक लास्ट वीडियो में बताऊंगा जो कि होगी मिसलिनियस वीडियो। उसमें तुम्हें बताऊंगा वो क्वेश्चंस जो कि इस चैप्टर से डायरेक्टली नहीं आते तो इनडायरेक्टली पूछे जाते हैं। मिसलिनियस की एक वीडियो बनाऊंगा अलग से। अभी हम ट्रेडिंग, P&L और बैलेंस शीट को समझ लेते हैं, उसके लिए एक अलग वीडियो बना के बिल्कुल चैप्टर को तगड़ी तरीके से खत्म करेंगे, चाहे कुछ भी कहीं से भी आ जाए, यू विल बी एबल टू सॉल्व, ठीक है। तो इस वीडियो में ट्रेडिंग अकाउंट था जो कि बहुत अच्छे से हमने कर लिया है। मिलते हैं अगली वीडियो में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के साथ। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। दिस इज पंकज राय साइनिंग ऑफ।